सीरीज की शुरुआत में हमें एक कंपनी देखने मिली जिसमें सभी लोग एक डील के लिए लड़ रहे थे और उनमें से लुइस नाम का कंपनी का सीनियर वकील आगे बढ़ रहा जिसमें वो पेयरसन हार्डमैन एलएलपी कंपनी के लिए काम करता था। और फिर वो आकर कंपनी की चीफ जेसिका से मिला और वो कहता है कि गेराल्ड उसकी डील के लिए आया है। तब जेसिका कहती है कि हार्वे को बुलाओ। तब ना चाहते हुए लुइस को उसकी बात माननी पड़ी और लुइस को हार्वे स्पेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। दूसरी तरफ हमें हार्वे स्पेक्टर नजर आया जो कि जेसिका का सबसे बेस्ट वकील था और बाकी बड़े बड़े वकीलों के साथ वो पत्ते खेलते हुए जीत गया। और फिर हार्वे को जेसिका का मैसेज आया तब वो वहां से निकला और जेसिका से मिला जिसमें गेराल्ड जेसिका पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी डील ठीक से नहीं हो रही थी। और हार्वे कहता है कि मैंने तुम्हारी डील देखी है जिसमें तुम्हारे सामने वाली कंपनी से तुम्हारी डील ठीक ही लग रही है, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था और असल में मैंने उसे चेक किया लेकिन फिर मैंने तुम्हारी डील को बदल दिया क्योंकि तुम सीईओ को हटाना चाहते हो और उसके बाद तुम हमारे फर्म को भी छोड़ने वाले थे। तब गेराल्ड कहता है कि मेरी कंपनी की चीजें मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा। तब हार्वे कहता है कि कूपर अच्छा आदमी है और आप हमारी कंपनी के डील को बदल सकते हो। और तब गेराल्ड कहता है कि वो तुम्हारा काम नहीं है जिसमें तुम्हें मेरे लिए जाकर कूपर से डील साइन करवानी होगी। और तब हार्वे कहता है कि हमारा काम तुम्हारी डील्स को कूपर के लिए साइन करवाना है जो कि मैंने 7 बजे ही क्लोज करवा दिया था और हमें पैसे भी मिल गए हैं, तो तुम अब कुछ नहीं कर सकते और अगर तुम ये डील साइन नहीं की तो मैं तुम्हें फंसाकर पूरी कंपनी बिना पैसों के ले सकता हूँ। जाकर चुपचाप डील को साइन करो। और तब गेराल्ड की वहां पर जी फट गई और वो वहां से निकला। और तब जेसिका पूछती है कि क्या हमें पैसे मिल गए। तब हार्वे कहता है कि वो तो मैंने झूठ बोला था और गुस्से में आदमी कभी भी पेपर्स को चेक नहीं करता। तब जेसिका हार्वे की तारीफ करके वहां से निकली। दूसरी तरफ हमें लॉ की एग्जाम देते हुए माइक नाम का एक लड़का नजर आया और तब टीचर को उस पर शक हुआ और इसी वजह से टीचर ने माइक के पेपर को अलग रखा लेकिन माइक ने वहां पर उसके पेपर को बीच में डाल दिया। तब टीचर को उसके ऊपर ज्यादा डाउट आया और वो माइक को पकड़ने के लिए पीछे गया लेकिन माइक वहां से कपड़े बदलकर भाग गया। और माइक ने असल में एक दूसरे लड़के के लिए लॉ की एग्जाम दी थी जिससे वो पास हो जाए, लेकिन उस लड़के ने माइक को आधे ही पैसे दिए और वो कहता है कि तुम जाकर मेरे पर केस कर सकते हो क्योंकि मैं अब वकील बनने वाला हूँ। और तब माइक को पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए वो वापिस आ गया जिसमें माइक उसके बेस्ट फ्रेंड ट्रेवर के साथ माल फूक रहा था और माइक को अच्छे काम की तलाश थी। तब ट्रेवर कहता है कि तुम मेरे साथ ड्रग्स को बेचो जिसमें मैं काफी सारे पैसे कमाता हूँ। और तब माइक ने मना कर दिया क्योंकि उसे खतरे वाले काम नहीं करना था। और वहां पर ट्रेवर की गर्लफ्रेंड जेनी आई जिसे नहीं पता था कि ट्रेवर ड्रग्स का बिजनेस करता है और उसे लगता था कि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, जिसमें दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ने मिलकर ये चीज जेनी से छुपाई थी। दूसरी तरफ जेसिका ने हार्वे की डील क्लोज करवाने के लिए एक पार्टी रखी थी और वो जॉन नाम के एक नए क्लाइंट को उसे दे रही थी जो कि एक नया वकील उसकी कंपनी को बचाने के लिए ढूंढ रहा था। तब हार्वे कहता है कि मैं उसके केस को आसानी से संभाल लूंगा। और वहां पर एक वेट्रेस आई जो कि काफी हॉट थी। तब जेसिका उसके सामने हार्वे की तारीफ करना शुरू किया। अगले दिन हार्वे उसी वेट्रेस के साथ अपने घर पर मजे कर रहा था। दूसरी तरफ माइक उसकी दादी एडिथ से मिला जो कि बीमार थी और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में रहती थी। और वो कहती है कि माइक तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जिंदगी को अपनी काबिलियत से सुधारना चाहिए। तब माइक ने इस चीज का वादा किया और तब तक लुइस जेसिका को हार्वे के खिलाफ भड़का रहा था। और तब वहां हार्वे आ गया और वो कहता है कि तुम रोज काम पर लेट आते हो। और तब जेसिका कहती है कि इस बारे में बात नहीं होगी और हार्वे कल तुम खुद के लिए एसोसिएट का इंटरव्यू लोगे जो कि हार्वर्ड में पढ़े होगे। तब हार्वर्ड को ये चीज पसंद नहीं थी लेकिन जेसिका के कहने पर उसे ये मानना पड़ा क्योंकि जेसिका हार्वे को सीनियर पार्टनर बनाने वाली थी। और तब लुइस कहता है कि मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ और तुम्हें मुझे सीनियर पार्टनर बनाना चाहिए। तब हार्वे हंसने लगा और जेसिका ने दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने कहा। तब हार्वे लुइस का मजाक उड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ा। दूसरी तरफ माइक को डॉक्टर ने बताया कि उसकी दादी की तबीयत बिगड़ती जा रही है इसलिए वो लोग उन्हें ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते और दादी को किसी ओल्ड होम में ट्रांसफर करवाना चाहिए। तब माइक ने मना कर दिया और तब डॉक्टर ने उससे $25,000 ईयरली मांगे और तब माइक उसकी दादी के लिए मान गया। फिर माइक ने ट्रेवर से बात की और उसने $25,000 मांगे। तब ट्रेवर ने माइक को एक ड्रग्स की डिलीवरी करने के बदले में इतने पैसे देने की ऑफर दे दी जो कि माइक को ना चाहते हुए माननी पड़ी। और शाम होने पर ट्रेवर ड्रग्स का बैग लेने के लिए गया और फिर वो बैग लेकर बाहर आया। तब उसने अंदर कुंडों की बातें सुनी कि ये नए बायर्स है जो कि शायद पुलिस वाले भी हो सकते हैं और उन्हें इस बारे में ट्रेवर को बता देना चाहिए था। और तब उन्होंने ट्रेवर को पकड़ लिया और ये चीज ट्रेवर को उन्होंने उसके आदमी को बताने से मना कर दिया और उसके सर पर गन रख दी। अगले दिन हार्वे उसके असिस्टेंट डोना के साथ इंटरव्यू लेने के लिए एक होटल में आया था और वो कहता है कि हर एक कैंडिडेट को परेशान करना और अगर वो कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो ही मेरे पास भेजना। तब डोना मान गई।
दूसरी तरफ जेसिका पियर्सन नाम के एक आदमी से मिले जो कि इस एलएलपी के फाउंडर थे। तब जेसिका ने उसे बताया कि वो काम को छोड़ने के बारे में सोच रही है और वो अपनी जगह पर हार्वे को चुनना चाहती है। तब पर्सन कहता है कि तुम काफी तेज थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें चुना था। और तब जेसिका कहती है कि मेरा दिल भी हार्वे के लिए यही कहता है, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि वो अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है और वो अपने साथ काम करने वाले लोगों की परवाह नहीं करता, इसलिए कंपनी को वो डुबा सकता है। और तब पर्सन कहता है कि तुम्हें उसे सिखाना होगा कि उसे लोगों की परवाह करनी चाहिए। तब तक माइक भी उसी होटल में ड्रग्स की डिलीवरी करने के लिए पहुंचा, जिसमें वहां उसने हार्वे के इंटरव्यूज के बारे में पढ़ा जो कि नीचे चल रहे थे। और फिर वो ऊपर आया, तब उसे वहां पर 2 होटल में काम करने वाले लोग दिखे। तब उनमें से एक वेटर ने ग्लोव्स नहीं पहने थे जो कि अक्सर होटल का स्टाफ पहनता था। और माइक ने उनसे पुल के बारे में पूछा और तब वो आदमी पुल की तारीफ करने लगा, लेकिन माइक ने नीचे पढ़ा था कि उनका पुल बंद थे। फिर उसने दूसरे आदमी से टाइम पूछकर उसकी गन देख ली और वो वहां से ड्रग्स डिलीवरी करने वाले रूम को छोड़कर आगे बढ़ा। और माइक को हार्वे के फर्म के इंटरव्यू के बारे में याद आया और ऑफिसर्स को माइक पर शक हुआ। वो उसका पीछा करने गया और माइक वहां से नीचे आया। तब डोना को लगा कि कोई इंटरव्यू देने के लिए आया है और उसने माइक को अंदर बुलाया। तब माइक कहता है कि मैं पुलिस से बच रहा हूँ और मुझे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तब डोना को वो इंप्रेसिव लगा, ऐसा उसने हार्वे को बताया और हार्वे वहां से माइक को लेकर अंदर आया। तब माइक ने पास में ही पूरा माल गिरा दिया और उसे देखकर हार्वे चौंक गया। तब माइक ने हार्वे को सभी चीजें बताई और हार्वे काफी इंप्रेस हुआ कि कैसे माइक ने पुलिस वालों को होटल के स्टाफ के कपड़ों में भी पहचान लिया। तब माइक कहता है कि मुझे पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है और मैंने एक जगह पर पढ़ा था और पढ़ने के बाद मुझे हर एक चीज याद रह जाती है। और हार्वे उसे हायर करने के लिए $25,000 की सैलरी देने के लिए तैयार था, लेकिन माइक के पास हार्वर्ड की डिग्री नहीं थी। तब माइक कहता है कि मैंने लॉ की एग्जाम पैसों के लिए दूसरों को लिखकर पास करवा दिया है और आप मुझे लॉ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। तब हार्वे को ये चीज सही नहीं लगी और तब माइक ने उसे कोई भी पास की बुक से पढ़कर सुनाने कहा, जिसमें माइक को हर एक लाइन याद थी। और हार्वे माइक को लॉ के कुछ चीजों के सवाल पूछकर उसे ऑनलाइन पता लगाने के लिए कहने लगा, लेकिन माइक को हर एक चीज ऑनलाइन पढ़े बिना ही पूरी याद थी और इस चीज से हार्वे इंप्रेस हो गया। तब माइक कहता है कि मैं कोई भी चीज पढ़ता हूँ वो मैं समझकर कभी भी भूलता नहीं हूँ। तब हार्वे पूछता है कि तुमने कभी भी वकील की एग्जाम देकर जॉब क्यों नहीं ली। और तब माइक कहता है कि मैं हमेशा से वकील बनना चाहता था, लेकिन मैंने मेरे दोस्त ट्रेवर के कहने पर बचपन में एक लड़की की स्कूल में पैसे लेकर उसकी एग्जाम दी, लेकिन वो पकड़ी गई और मेरी स्कॉलरशिप से मुझे निकाल दिया गया था और उसके बाद मैं कभी भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया। जिसमें हार्वे बाकी लड़कों से ज्यादा माइक से ही इंप्रेस हुआ था। और हार्वे कहता है कि तुम अब मेरे एसोसिएट का काम करोगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें हार्वर्ड में थोड़ी सी पढ़ाई करनी होगी और 1 महीने के बाद तुम काफी ज्यादा मेहनत करोगे, इस काबिल बन जाओगे। हार्वे ने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। तब माइक मान गया और हार्वे ने कुछ उसे रूल्स दिए, जिसमें सबसे खास था कि उसे ड्रग्स और ट्रेवर से दोस्ती छोड़नी होगी, क्योंकि ऑफिस में ड्रग्स टेस्ट बार बार लिया जाता है। दूसरी तरफ गेराल्ड ने लुइस से आकर मुलाकात की और उसने हार्वे ने कैसे उसे झूठ बोलकर फंसाया था ये चीज बता दी। और वो चाहता था कि गेराल्ड उसके बाद हार्वे की जगह पर लुइस को इसके केसेस को संभालने का काम देगा। तब तक माइक हार्वर्ड पहुंचा, लेकिन वहां पर एडमिशन के लिए वो काफी लेट हो चुका था। और तब माइक ने नीचे आकर एक स्टूडेंट को कॉलेज की पार्टी का बहाना देकर उसका आईडी को ले लिया और उसके बाद माइक अब स्कूल में पढ़ाई करने वाला था। फिर 1 महीने के बाद पढ़ाई करके माइक ऑफिस पहुंचा और वहां पर रेचल नाम की एक रिसर्चर उसे मिली जो कि फर्म का सभी काम संभालती थी और फर्म के लिए वो सभी केसेस पर रिसर्च करने की जानकारी ढूंढने का वो खुद काम करती थी। और तब माइक को रेचल काफी ज्यादा हॉट लगी और रेचल ने माइक को ऑफिस के सभी रूल बताए, जिसमें माइक को वहां पर हार्वे के साथ साथ एक काफी बड़े लॉयर लुइस की भी हर एक बात सुननी होगी, क्योंकि वो एसोसिएट पर ध्यान देता है। फिर रेचल ने माइक को उसका डेस्क दिखाया और तब रेचल को लगा कि माइक उसकी बातें नहीं सुन रहा था, लेकिन माइक ने उसकी हर एक बात याद कर ली थी। फिर माइक ने उसे सभी बातें सुनाई, तब रेचल उससे इंप्रेस होकर चली गई। दूसरी तरफ जेसिका हार्वे से मिली और वो कहती है कि तुमने गेराल्ड को झूठ बोला था और उसी के चलते तुम्हारा प्रमोशन अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि उसने हमें छोड़ दिया। तब हार्वे इस चीज से भड़क गया और वहां जेसिका कहती है कि तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था, तो तुम्हें इन चीजों को भूल जाना चाहिए। और तब हार्वे कहता है कि कंपनी के एक क्लाइंट के जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जेसिका कहती है कि हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स वैसे भी नहीं है और गेराल्ड की तुमने बेइज्जती की थी, इसलिए वो हमारे फर्म का काम छोड़कर चला गया है और आज के बाद तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, वरना
वरना मैं तुम्हें खुद निकाल दूंगी। और फिर हार्वे ऑफिस में आया, तब उसे माइक मिला और हार्वे कहता है कि मैंने क्लाइंट को झूठ बोला था और मुझे काफी सुनना पड़ा, और अगर मैंने तुम्हें झूठ बोलकर बिना हार्वर्ड की डिग्री के काम पर रखा तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी निकाल रहा हूँ। तब माइक कहता है कि अगर मेरे बारे में पता चला तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने मुझे निकाला तो मैं सबको ये चीज खुद जाकर बता दूंगा, और अब आगे क्या करना है ये तुम सोच लो। तब ये सुनकर हार्वे को एक आइडिया आया और उसने माइक को वापस काम पर रख लिया। और हार्वे आकर जेसिका को कहता है कि तुम मुझे प्रमोशन दोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं दूसरी कंपनी में अपने क्लाइंट्स लेकर चला जाऊंगा। और तब जेसिका कहती है कि फिर मैं तुम पर केस कर दूंगी। और तब हार्वे कहता है कि तब मैं सबको ये भी बता दूंगा कि गेराल्ड को मैंने झूठ बोला था, तब तुम मेरे साथ थी और तुम्हें भी ये चीज पता थी। तब जेसिका हमेशा की तरह हार्वे से फिर से इंप्रेस हुई और उसने हार्वे को प्रमोशन के बदले में छोटे छोटे फ्री के केसेस पर काम करने के लिए कहा, क्योंकि जेसिका को अपने फर्म के लिए दिखाना था कि वो लोग सिर्फ पैसों के लिए अमीर लोगों के केस नहीं लड़ते। फिर जेसिका ने हार्वे को ये केस पर्सनली लड़ने के लिए कहा, और तब हार्वे ने डायरेक्ट उस प्रो बोनो केस को काम करने के लिए माइक को दे दिया, जिसमें माइक को एक लड़की का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस पर काम करना था। और तब माइक आकर नैन्सी नाम की उस लड़की से मिला और नैन्सी ने बताया कि उसका पति मर चुका है, और फिर उसने पैसों के लिए कंपनी में जॉब शुरू कर दी। और तब उसका बॉस चार्ल्स उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन नैन्सी ने मना कर दिया। तब 2 महीनों के बाद वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, ये बताकर उसके बॉस ने उसे निकलवा दिया था। तब माइक कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूंगा। फिर माइक ने इस बारे में हार्वे को बताया। तब हार्वे कहता है कि हमें किसी भी क्लाइंट से इमोशनल अटैच नहीं होना चाहिए। तब माइक कहता है कि मैंने चार्ल्स की कंपनी को नोटिस भी भेजा है, तो उन्होंने मुझे उनके फाइल्स भेजी है। तब हार्वे कहता है कि वो फाइल्स कुछ भी काम की नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने खास आदमी की फाइल कभी भी सामने से नहीं देगा, इसलिए तुम्हें खुद से इन्वेस्टिगेट करना होगा, और उसके लिए तुम्हें समझना होगा कि चार्ल्स ने ऐसा पहले भी किया होगा, और जो भी लड़कियां उसके लिए काम करती है वो तो गवाही नहीं देगी, लेकिन कोई काम छोड़ चुकी लड़की जरूर होगी जो कि हमारी मदद करेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तब माइक कैसे उनके एम्प्लॉय के जानकारी का फॉर्म भरेगा इस बारे में पूछा। तब हार्वे ने उसे खुद से ये सीखने कहा, साथ ही एक एंगेजमेंट लेटर भी साइन करवाने के लिए नैन्सी के कहा, क्योंकि उससे उनके क्लाइंट्स ने केस सौंपा था ये चीज कंफर्म हो जाए। और तब माइक ये चीज धीरे धीरे सीख रहा था, और हार्वे ने माइक को उसके लिए नए नए सूट्स लेने के लिए कहा, क्योंकि लोग कपड़े देखकर आदमियों को जज करते हैं, और माइक हार्वे स्पेक्टर के लिए काम करता है, इसलिए वो खुद की इमेज बुरी नहीं दिखाना चाहता था। रात होने पर माइक से लुइस आकर मिला, जिसमें वो दोनों पहली बार मिले थे, और लुइस माइक का वेलकम करवा रहा था। फिर लुइस ने वहां पर गैरी नाम के उसके एम्प्लॉय को बुलाया, जिसमें गैरी ने लुइस का काम खत्म नहीं किया था जो कि उसे एक दिन पहले मिला था, और इसी वजह से लुइस ने गैरी को ऑफिस से निकाल दिया। और वो कहता है कि मुझे काम में देरी और गलतियां बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ये चीज तुम याद रखना। और तब माइक मान गया, और वहां से माइक घर पर आया। तब उसे वहां पर ट्रेवर मिला, और माइक उसे देखकर काफी भड़क गया, और वो कहता है कि तुझे तो पता था कि तूने मुझे पुलिस के पास भेजा है। तब ट्रेवर कहता है गुंडों ने मुझे गन पॉइंट पर पकड़ लिया था, और इस काम में काफी खतरा था, ये तो तुम्हें भी पता था। तब माइक कहता है फिर तुम्हें मेरे घर से निकल जाना चाहिए। और तब ट्रेवर ने माइक से माफी मांगी, लेकिन माइक ने उसे माफ कर देने से मना कर दिया, और ट्रेवर वहां से दुखी होकर चला गया। फिर माइक ने देखा कि उसने घर में जो माल छुपा कर रखा था वो अभी भी सेफ है। अगले दिन माइक हार्वे से मिला, तब उसने बताया कि डेवलिन नाम का वकील उनके खिलाफ केस लड़ने वाला है, और वो सबूत गायब करवा देगा। तब हार्वे कहता है कि तुम नए हो और तुम्हें काफी चीजें सीखनी है, खास करके तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सामने वाले हमें कभी भी कोई भी सबूत उनके खिलाफ का नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें खुद से उन सबूत को ढूंढना होगा। तब माइक ने आकर रेचल की मदद मांगी, और रेचल की तारीफ वो करने लगा कि वो उस फिल्म की सबसे बेस्ट रिसर्चर है। तब रेचल खुश हुई। वहां पर माइक रेचल को उसके कैबिन मिला था, ये जानकर काफी चौंक गया। और फिर माइक ने रेचल को नैन्सी के केस के बारे में बताया, और वो दोनों साथ में रिसर्च करने के लिए निकले, जिसमें उन्हें प्राइवेसी और हरासमेंट दोनों चीजों पर रिसर्च करना था। तब तक दूसरी तरफ हार्वे एक लड़की से मिला, और वो लड़की हार्वे को पसंद करती थी। फिर हार्वे ने उसे पैसे दिए, और बदले में हार्वे ने उस वेनेसा नाम की लड़की से कुछ पेपर्स लिए, और वेनेसा कहती है कि तुम कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करते, इसी वजह से हम लोग साथ में नहीं रह सकते, जिसमें वेनेसा हार्वे के लिए खास रिसर्च करके आई थी। तब तक माइक रेचल को कहती है कि तुम रिसर्च करते करते वकील क्यों नहीं बन गई। और तब रेचल कहती है कि मैं एक अच्छी वकील बन सकती हूँ, लेकिन मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी और उसी में मैं फेल हो गई थी, और काश कोई मुझे ऐसा मिल जाता जो कि मेरी लॉ की एग्जाम को पास करवा देता। तब माइक कहता है हाँ, कोई जरूर मिल जाता। और वहाँ हार्वे आकर माइक को जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए कहा। तब रेचल कहती है कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, और अब तुम उस कंपनी के रिसर्च पर ऐसे सवाल उठाओगे तो उन्हें लगेगा कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो।
तब माइक कहता है कि हाँ, तुम जबरदस्ती की बात कर रही हो। और वहीं पर माइक को एक आइडिया आया जो कि माइक ने अगले दिन हार्वे को बताया। तब हार्वे काफी इंप्रेस हुआ और वो माइक को अपने साथ कोर्ट लेकर गया, जिसमें डेवलिन और हार्वे चार्ल्स और नैन्सी के केस को लड़ रहे थे। और वहां पर हार्वे ने बताया कि ये लोग हमें उनके वर्कर्स की फाइल्स को नहीं दे रहे, जिसके चलते हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तब डेवलिन कहता है कि उन फाइल्स में प्राइवेसी का खतरा है। तब हार्वे कहता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में दबाव नहीं होना चाहिए। कंपनी में अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो सभी एम्प्लॉइज कंपनी के सीईओ को बताते हैं, लेकिन उनका सीईओ चार्ल्स खुद ही एम्प्लॉइज को हरास करता है, इसलिए मुझे वर्कर्स की पर्सनल फाइल्स की जानकारी चाहिए। तब जज ने इन चीज का ऑर्डर डेवलिन को दिया जिससे हार्वे की मदद हो सके। और वहां से माइक हार्वे के दर्जी के पास आया। तब दर्जी कहता है कि यहाँ पर सस्ते कपड़े नहीं मिलते। और तब माइक कहता है कि मुझे हार्वे स्पेक्टर ने भेजा है। और तब दर्जी काम में लग गया और उसकी असिस्टेंट भी माइक को ड्रिंक देने के लिए नीचे चली गई। तब माइक खुश हुआ। फिर माइक वहां से निकला। तब उसे जेनी का फोन आया और माइक को वो ट्रेवर से फिर से दोस्ती करने के लिए कहने लगी। तब माइक ने मना कर दिया और इस बारे में जेनी ने ट्रेवर को बताया। तब ट्रेवर काफी भड़क गया, जिसमें जेनी को अभी भी अंदाजा नहीं था कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। वहां से माइक ने रेचल को आकर थैंक यू कहा, क्योंकि रेचल की मदद से ही वो ये कर पाया था। फिर माइक और रेचल आने वाली फाइल्स को देख रहे थे जो कि काफी ज्यादा थी और इस काम को खत्म करने में 4 से 5 दिन का रिसर्च लग सकता था। दूसरी तरफ हार्वे आकर जॉन से मिला, जो कि उनकी कंपनी को हार्वे के फर्म को बिजनेस बढ़ाने के लिए दे रहा था। और तब हार्वे ने उससे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ के फोटोज दिखाए। तब जॉन भड़क गया और वहाँ हार्वे कहता है क्या आप हमारी सलाह कंपनी के टेक ओवर के लिए मांग रहे थे, जिसमें मैंने ये रिसर्च करवाया और आपकी वाइफ के कंपनी में 10% शेयर है और ये चीज आपकी वाइफ को पता चलेगी, क्योंकि मेरे इन्वेस्टिगेटर ने ये चीज एक हफ्ते में पता लगा ली, तो आपके कॉम्पिटिटर भी ये कर सकते हैं और उसके बाद आपकी वाइफ आपका सब छीन लेगी। और तब जॉन ये सुनकर दुखी हुआ। वहाँ हार्वे कहता है कि आपकी पत्नी को आपके प्रेफर्ड शेयर्स देकर आप उसके शेयर्स को ले लीजिए। और तब जॉन कहता है कि वो शेयर्स 200 करोड़ महंगे हैं। तब हार्वे कहता है कि आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा और तब आपके पास कुछ भी नहीं होगा और मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी का बिजनेस हमारे पास रहे, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तब जॉन उससे इम्प्रेस हुआ। अगले दिन माइक ने हार्वे को सभी फाइल्स पढ़कर बताया कि वो लोग हमें कंफ्यूज करने के लिए जानकारी नहीं भेज रहे और इन सभी पेपर्स को पढ़कर मुझे इतना पता चला कि 12 मार्च को एक एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था और उसकी कोई भी फाइल में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें फोन करके सैंक्शन की धमकी दूंगा। तब हार्वे ने डेवलिन को सैंक्शन की धमकी देकर एम्प्लॉयज की जानकारी मांगी, जिसमें सैंक्शन की धमकी से हमेशा जानकारी मिल जाती है, ऐसा उन्हें पता था। शाम को माइक आकर लॉरी नाम की एक लड़की से मिला और फिर वो दोनों घर पर आकर नैन्सी के बारे में बात करने लगे। तब लॉरी कहती है कि मैंने 6 सालों पहले उन पर कोई केस नहीं किया था, तो उसका कुछ कारण होगा। तब माइक कहता है कि मैं आपके साथ जो हुआ उन बुरी चीजों को याद नहीं दिलाना चाहता, बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि चार्ल्स एक काफी घटिया आदमी है और अगर उसे रोकने में आपने मदद नहीं की तो आगे वो ये करता रहेगा। लेकिन फिर भी लॉरी ने मना कर दिया और रात होने पर हार्वे को माइक आकर कहने लगा कि लॉरी को मैंने मना लिया, बस मुझे उससे कहना पड़ा कि अगर आपकी बेटी के साथ वो ऐसा करेगा तभी भी क्या आप चुप रहेगी, और ऐसे इमोशनल करके उसे मनाना पड़ा। और तब हार्वे भी माइक से इम्प्रेस हुआ। फिर माइक वहां से निकला। तब वहां पर जेसिका आई और उसे पता था कि हार्वे ने ये केस को माइक के पास दे दिया है। तब हार्वे कहता है कि मेरे पास बड़े बड़े केसेस होते हैं। और तब जेसिका कहती है कि तुम यहाँ पर आए तब तुम कुछ नहीं थे और मैंने तुम्हें सभी चीजें सिखाई और तुम्हें हार्वर्ड भी पढ़ने के लिए भेजा था, जिसमें भी तुम खास पास नहीं हुए थे और इसी वजह से हार्वे को माइक के अंदर उसकी झलक दिखी थी, ये भी हमें पता चला। फिर वहां पर हार्वे कहता है कि मैंने फिर तुम्हें काफी ज्यादा फायदा ही करवाया है। और तब जेसिका कहती है कि तुमने प्रो बोनो का वादा किया था और फिर झूठ भी बोला, इसलिए तुम्हें अब इस केस को कैसे भी खुद से जीतना होगा। दूसरी तरफ माइक घर पर आया। तब उसने देखा कि ट्रेवर ने उसके घर पर सभी चीजें तहस महस कर डाली थी, लेकिन माइक के छुपे हुए माल को वो ढूंढ नहीं पाया था। और तब माइक ने ट्रेवर को फोन करके धमकाया। तब ट्रेवर कहता है कि मुझे वो सूटकेस वापस चाहिए और तब माइक ने वो देने से मना कर दिया, जिसमें माइक को पता था कि अब घर पर वो सूटकेस सेफ नहीं है और इसी वजह से माइक उसे अगले दिन ऑफिस में लेकर आया। और तब उसे लुइस मिला और वो कहता है कि माइक आज तुम्हारा ड्रग टेस्ट होगा। और माइक ने लुइस के साथ आकर अपने टेस्ट को दिया और वो डरते हुए अपने सूटकेस को वापस अपने डेस्क पर लाया और उसने सूटकेस को छुपा दिया। फिर माइक और स्पेक्टर दोनों लॉरी को लेकर चार्ल्स और डेवलिन से मिले, जिससे वो लोग अपने गवाह को कोर्ट में अगली तारीख पर पेश कर सके। और इसी दौरान लॉरी ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, जिसमें नैन्सी की तरह लॉरी को भी चार्ल्स ने देने से मना कर दिया था और उसी की वजह से उसे खराब काम के चलते निकाल दिया। तब वहां पर डेवलिन ने लॉरी से पूछा कि क्या तुमने कभी भी पहले कोर्ट में झूठ नहीं बोला है। तब लॉरी ने मना कर दिया, लेकिन डेवलिन ने बताया कि लॉरी के ऊपर एक चोरी का केस है जिसमें लॉरी ने गहने चुराए थे। तब लॉरी कहती है कि मैं तब सिर्फ 17 साल की थी और उस केस को फ्रीज करके लॉक किया गया था। तब ये सुनकर हार्वे और माइक
दुखी हुए, लेकिन वहां पर डेवलिन ने लॉरी को झूठी बुलाया जिसमें वो पहले भी झूठ बोल चुकी थी, इसी वजह से वो फिर से बोल सकती है। तब लॉरी वहां से भड़क कर निकल गई। तब हार्वे भी माइक पर भड़का क्योंकि माइक ने लॉरी का बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया था। और तब माइक कहता है कि वो केस फ्रीज था और उसी के चलते मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर माइक लॉरी को मनाने का ट्राई करने लगा। तब लॉरी कहती है कि वो लोग मुझे फंसा रहे हैं, इसलिए मैंने पहले भी कुछ नहीं किया था। तब माइक कहता है कि मैं कोर्ट में सब संभाल लूंगा, बस तुम वहां पर गवाही देने के लिए आ जाना। तब लॉरी ने मना कर दिया और वो वहां से चली गई। और अब अगले दिन ही कोर्ट में केस था, इसलिए माइक ऑफिस में आया और उसने अपने सूटकेस को लेकर आईडी को छोड़ दिया और वो निकल गया। तब हार्वे ने नीचे आकर इस चीज का कारण पूछा और माइक कहता है कि लॉरी गवाही देने से मना कर रही है और इसी वजह से लुइस मुझे काम से निकलवा देगा क्योंकि मैं अपने पहले ही केस में हार गया और उसने गैरी के साथ भी ऐसा ही किया था। तब हार्वे कहता है कि तुम अभी भी लॉरी को मना सकते हो। तब माइक कहता है कि तुम खुद जाकर उसे मना लो और तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है। तब हार्वे कहता है कि मैंने तुम्हें जॉब देकर खुद की जॉब खतरे में डाली है, लेकिन तुम चुनौतियों से लड़ने के काबिल नहीं हो और मुझे पता है कि तुम्हारे सूटकेस में माल भरा है और तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया तो तुम उसी माल को बेचकर पैसे कमाने के बारे में सोचोगे और तुम उसी नाली में रहोगे। ये तुम्हारा डिसीजन है, ना कि मेरा या फिर लुइस का। और अगर तुम कल वापस नहीं आए तो मैं एक नए एसोसिएट को अपने पास रख लूंगा। फिर हार्वे वापस चला गया। फिर हार्वे ने इस बारे में आकर लुइस को धमकाया। तब लुइस कहता है कि मैंने गैरी को जॉब से नहीं निकाला था, बस मैंने माइक को थोड़ा सा डराया था जिससे वो अच्छे से काम कर सके। और तब हार्वे को एक आइडिया आया और वो डायरेक्ट आकर लॉरी से मिला। तब लॉरी ने गवाही देने से मना कर दिया और हार्वे कहता है कि तुम कभी भी चार्ल्स के लिए काम ही नहीं करती थी, इसी वजह से मुझे तुम्हारी फाइल नहीं मिली। और फिर उन्होंने झूठी फाइल बनाकर हमें तुम्हारा नाम दे दिया जिससे तुम हमारा टाइम वेस्ट करवा सको। ये चीज मैं तुम्हारे बैंक रिकॉर्ड्स में आए हुए पैसों को ट्रैक करके साबित करवा दूंगा और उसके बाद तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, वरना तुम मुझे सच बता दो। तब लॉरी कहती है कि उन्होंने मुझे केस तक तुम्हें घुमाने के लिए कहा था और मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो प्लीज मुझे जेल मत भेजना। और तब हार्वे कहता है कि मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। दूसरी तरफ माइक आकर उसकी दादी एडिथ से मिला। तब एडिथ कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड के मरने से मैं काफी डरी हुई थी क्योंकि मुझे तुम्हें भी पालना था और मेरे पास कोई रास्ता और नहीं था, लेकिन फिर मैंने खुद से ये किया और तुम अभी भी वैसे कंफ्यूज हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा करते हुए कंपनी को खुद की काबिलियत साबित करनी होगी। और तब माइक वहां मान गया। फिर माइक आकर ट्रेवर और जेनी से मिला और उसने जेनी को बता दिया कि ट्रेवर ट्रक्स का बिजनेस करता है और वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम नहीं करता। और जेनी ये जानकर काफी दुखी हुई। अगले दिन माइक ऑफिस में आया। तब हार्वे काफी खुश हुआ और वहां पर माइक ने माफी मांगी। तब हार्वे कहता है कि मैं नया था, तब जेसिका भी मुझे काफी ज्यादा परेशान करती थी, लेकिन फिर भी मैं टिका रहा। और तब माइक कहता है कि मैं भी टिका रहूंगा सर। तब हार्वे ने माइक को लॉरी का बयान दिखाया जिसमें वो एक झूठी गवाह डेवलिन और चार्ल्स के कहने पर बनी थी और माइक ये जानकर चौंक गया। फिर माइक ने ये चीजें डेवलिन और चार्ल्स को बताकर उनके केस को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर देने के लिए कहा, वरना वो लोग हारने वाले थे और चार्ल्स को फिर पक्का जेल हो सकती थी और डेवलिन का लाइसेंस भी रद्द हो सकता था। तब चार्ल्स ने ऑफर पूछी और माइक ने नैन्सी को उसकी जॉब प्रमोशन के साथ वापस देने के लिए कहा और तब चार्ल्स मान गया और हार्वे और माइक ने $2.5 लाख नैन्सी के बच्चों को जुर्माना देने के लिए कहा। और तब चार्ल्स भड़क गया, लेकिन डेवलिन ने उसे मना लिया और वो दोनों वहां से निकले। और तब नैन्सी खुश होकर माइक से मिली और फिर वो वहां से निकल गई। तब माइक अपने पहले केस को जीतकर काफी खुश था और वो कहता है कि आपको मेरी फिक्र है, इसी वजह से आपने खुद जाकर लॉरी से बात की थी। तब हार्वे ने मना कर दिया और उसने माइक को एक नया केस लड़ने के लिए दिया। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म कर। एपिसोड 2 के शुरुआत में माइक और टॉम नाम का उनका क्लाइंट गेम खेल रहे थे जिसमें माइक बार बार हार रहा था। फिर वहां हार्वे आकर टॉम से मिला जिसमें हार्वे ने टॉम को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए भेजा जिससे वो उसके सैटेलाइट मोबाइल के प्रोडक्ट को इन्वेस्टर्स को दिखा सके। और माइक को टॉम काफी बचकाना लगा क्योंकि वो इसे जीतने दे रहा था, लेकिन वो काफी स्मार्ट था और उसने $20 मिलियन यूज करके सैटेलाइट फोन का एक प्रोडक्ट बनाया था। और फिर वहां पर टॉम आया और वो लोग साथ में उस फोन के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढने के लिए निकले। वहां हार्वे ने माइक को बाहर रुकने के लिए कहा क्योंकि वो अभी तक इतना भी बड़ा नहीं बना था। साथ ही हार्वे ने माइक को उस फोन को पेटेंट करवाने का काम दिया जो कि माइक को नहीं आता था, इसलिए वो वहां से निकला। और हमेशा की तरह माइक आकर रेचल की मदद मांगने लगा और तब रेचल ने मना कर दिया क्योंकि वो बिजी थी। फिर माइक काफी परेशान था। तब उसे ग्रेग नाम का उसका एक साथी मिला और माइक ने उसे पेटेंट करने के बारे में बताया। तब ग्रेग ने माइक से दोनों के काम की बदली करने की डील कर दी।
कुछ देर बाद रेचल वापस माइक के पास आई। तब उसने ग्रेग के काम के बारे में बताया और रेचल कहती है कि ग्रेग ने तुम्हें चूना लगाया है और उसने तुम्हें प्रिंटिंग पेपर्स को चेक करने का काफी ज्यादा काम दिया है, जिसे करने में तुम्हें पूरा दिन लग जाएगा। और तब माइक ये सुनकर दुखी हुआ। अगले दिन माइक और हार्वे मिले, जिसमें माइक पूरी रात काम कर रहा था और हार्वे ने माइक से पेटेंट के काम के बारे में पूछा। तब माइक कहता है कि वो खत्म हो चुका है और तब हार्वे ने उसे जल्द से जल्द दिखाने के लिए कहा। और तब माइक आकर ग्रेग से पेटेंट के बारे में पूछने लगा और ग्रेग कहता है कि तुम पहले मेरा काम पूरा करोगे, उसके बाद में तुम्हें पेटेंट फाइल करके दूंगा। और तब माइक इस चीज से भड़क गया और वहां पर ग्रेग ने जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए कहा। और तब माइक ने फटाफट उसके काम को खत्म करना शुरू किया और तब लुइस आकर उसके काम के बारे में पूछने लगा। और तब माइक कहता है कि मैं ग्रेग की मदद कर रहा हूँ। और तब लुइस कहता है कि ग्रेग ने मुझे सब सच बता दिया है और ये काम मैंने ही उसे दिया था, जिसमें तुम उसकी भी मदद कर रहे हो और तुम काफी अच्छे हो। और तब माइक ने लुइस के पेटेंट में मदद मांगी और लुइस ने उसे एक फाइल दी और वो कहता है कि मैंने पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए भेज दिया है। और तब माइक इस चीज से खुश हुआ और माइक ने आकर पेटेंट को हार्वे के ऑफिस में रख दिया। तब डोना ने बताया कि हार्वे अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो कुछ ही देर में आ जाएगा। कुछ देर बाद लुइस ने माइक को अपने साथ बुलाया। तब माइक कहता है कि तुम्हें क्या काम है। और तब लुइस कहता है कि मैंने ग्रेग को दिया हुआ काम चेक किया जो कि तुमने किया है, और ऐसा काम यहाँ पर एक भी लड़का नहीं कर सकता क्योंकि तुमने सबसे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया था और तुम काफी डिटेल में काम करते हो, इसी वजह से हार्वे तुम्हें पसंद करता है। तब माइक खुश हुआ और लुइस कहता है कि मैं हर साल एक खास एम्प्लॉय को चुनकर प्रमोशन देता हूँ, तो देखते हैं कि ये साल तुम वो कर पाते हो कि नहीं। और तब माइक कहता है कि मैं तो हार्वे के लिए काम करता हूँ। और तब लुइस कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और आज हम दोनों साथ में लंच करेंगे। वहां से माइक वापस हार्वे के पास आया। तब हार्वे कहता है कि तुम्हारा पेटेंट रिजेक्ट हो गया है क्योंकि किसी ने कुछ घंटों पहले ही उस सैटेलाइट फोन के पेटेंट को रजिस्टर करवा दिया, यानी कि तुमने ये काम लेट किया था। और तब माइक कहता है कि मुझे ये करने नहीं आता था, ये मैंने आपको बताया था। तब हार्वे कहता है कि तुमने उसे लेट किया है, इसलिए तुम्हें पहले पता लगाना होगा कि वो पेटेंट किसने फाइल करवाया है और हम उसके ऊपर केस करके सभी चीजें संभाल लेंगे। और फिर हार्वे वहां से निकला। तब माइक दुखी हुआ। अगले दिन वो दोनों वेलोसिटी डाटा सॉल्यूशन कंपनी के वकील चैट से मिले, जिसमें वो एक काफी बड़ी टेक कंपनी थी। और तब जज जॉन काफी भड़का हुआ था और उसने हार्वे के फोन यूज करने से उस पर फाइन लगा दिया, जिसमें चैड उसके केस के बारे में बताने लगा और उसके पेटेंट को उसने टाइम पर रजिस्टर किया था, बाकी उस पर केस क्यों हो रहा है ये उसे भी नहीं समझ रहा था। तब जज हार्वे को धमकाकर कहता है कि तुमने मुझे पेपर्स नहीं दिए। वहां हार्वे कहता है कि केस काफी जल्दबाजी में फाइल हुआ था, उसी के चलते ये गलती हुई। और वहां पर जज जॉन हार्वे पर चिल्लाने लगा और उसने इस केस को रिजेक्ट कर दिया। और तब हार्वे समझ गया कि जॉन उससे कुछ दुश्मनी निकाल रहा था और इसी वजह से हार्वे जॉन से उसके ऑफिस में आकर मिला और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे केस को कोई भी जज रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये मुझे भी पता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। और तब जॉन कहता है कि तुम लास्ट मंथ मेरी पत्नी के साथ सोए थे। और तब ये सुनकर हार्वे चौंक गया। वहां से बाहर आकर हार्वे ने माइक को पेटेंट ऑफिस से दोनों पेटेंट रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट मंगवाने के लिए कहा, क्योंकि वो केस में यूज करने वाले थे और उससे वो लोग जज को मना सकते थे। और फिर हार्वे वहां से निकला और हार्वे डैनी नाम की एक आर्ट गैलरी मैनेजर से मिला, जो कि जॉन की पत्नी थी। और हार्वे कहता है कि तुम्हारा पति मेरे ऊपर भड़का हुआ है, जिसमें मैं तुम्हारे साथ सोया भी नहीं था क्योंकि तुम शादीशुदा हो। तब डैनी कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। तब हार्वे कहता है कि मैं शादीशुदा औरतों के साथ नहीं सोता क्योंकि उनके पतियों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए तुम अपने पति को सच बता दो जिससे वो मेरे केस को ले ले। और तब डैनी कहती है कि पहले वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन फिर उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ, तब से वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने लगा है, इसी वजह से मैं उसे सच नहीं बताऊंगी। और तब हार्वे अब कंफ्यूज था। दूसरी तरफ माइक पेटेंट ऑफिस से जानकारी निकलवा रहा था। तब लुइस ने उसके साथ लंच के लिए चलने कहा और तब माइक ने इस काम के बारे में बताकर मना कर दिया। और तब लुइस ने उसका फोन कट किया और ये काम उसने ग्रेग को करने के लिए कहा। और फिर वो माइक को अपने साथ लंच के लिए लेकर निकल गया, जिसमें वो दोनों टेनिस कोर्ट में आकर खेल रहे थे और वहां पर लुइस और माइक को मजा आ रहा था। और वहीं पर हैरी नाम का एक काफी अमीर आदमी उसकी रखिल के साथ आया और तब लुइस उससे बात करने के लिए गया, लेकिन हैरी ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। और तब माइक उसके पास आया और लुइस ने बताया कि वो काफी अमीर है। तब माइक कहता है कि मैंने उसकी वेबसाइट की गेम्स को खेला है, जो कि मैं काफी बार खेलता हूँ। और तब लुइस कहता है कि वो साल के $200 मिलियन बनाता है और उसे एक वकील चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारे पास नहीं आएगा, खास करके मेरे पास। और तब माइक पूछता है कि ऐसा क्यों।
और तब लुइस कहता है कि वो मुझे कूल नहीं समझता, साथ ही वो काफी ज्यादा नशा करता है जो कि मैं नहीं करता, इसलिए तुम अब उससे मेरे लिए बात करोगे और हमारा क्लाइंट बनने के लिए उसे मनाओगे क्योंकि वो तुम्हारे जैसा जवान और स्फूर्तिला है। और तब माइक ने मना कर दिया और लुइस ने माइक को उसकी ड्रग टेस्ट का रिपोर्ट दिखाया जिसमें उसके शरीर में ड्रग्स पाया गया था और इसी वजह से लुइस ने माइक को उसकी बात मानने के लिए ब्लैकमेल किया। और तब वहां पर हैरी आया और लुइस वहां से चला गया और तब हैरी कहता है कि ये आदमी काफी बेवकूफ है। तब माइक कहता है कि सही कहा और मैं तुम्हारा काफी बड़ा गेम का फैन हूँ, जिसमें उसके स्कोर को वो बताने लगा। और तब माइक को हैरी के गेम के हर एक रिकॉर्ड याद थे और हैरी उससे काफी इंप्रेस हुआ और हैरी ने माइक से दोस्ती कर ली। और तब माइक ने हैरी को उसके साथ नशा करने के लिए पूछा और तब हैरी मान गया। दूसरी तरफ हार्वे आकर जॉन से मिला और वो कहता है कि तुमने मेरा केस नहीं लिया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। और तब जॉन कहता है कि फिर तो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें छोड़ देगा। और तब हार्वे कहता है कि वो तो छोड़ देगा लेकिन तब तक तुम्हारी इज्जत चली गई होगी क्योंकि तुमने जानबूझकर मेरे केस को रिजेक्ट किया था। और तब जॉन कहता है कि इस केस के बाद मैं वैसे भी जज का काम और डैनी दोनों को छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये एग्रीमेंट साइन कर दो जिससे तुम मेरी वाइफ के साथ सोए थे ये साबित हो जाए और मुझे उसे आधी दौलत न देनी पड़े और उसके बाद मैं तुम्हारे केस को एक्सेप्ट कर लूंगा। तब हार्वे ने इस बारे में सोचा। फिर हार्वे वहां से निकला। तब टॉम काफी डरा हुआ था लेकिन हार्वे ने उसे संभाला और वो कहता है तुम हमेशा डरे हुए रहते हो लेकिन मैंने तुम्हें हर बार बचाया है और तुम्हारे केस को मैं अभी भी काफी अच्छे से संभाल रहा हूँ। कुछ देर बाद माइक नशे में ऑफिस पहुंचा जिसमें उसकी हालत काफी खराब थी। तब ग्रेग उसे पेटेंट ऑफिस की रिपोर्ट देकर गया और माइक ने आकर हार्वे को वो रिपोर्ट दिखाई। तब हार्वे ने रिपोर्ट पढ़ी और उसने देखा कि माइक नशे में है। तब माइक कहता है कि लुइस मुझे बाहर लेकर गया था और उसी के चलते मुझे ये करना पड़ा। और तब हार्वे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रग्स करने से मना किया था। और तब माइक वहां से दुखी होकर निकला। फिर माइक मुंह धो रहा था। तब रेचल उसे देखकर चौंक गई क्योंकि माइक लेडीज वॉशरूम में था। और तब माइक ने माफी मांगी और माइक ने रेचल को सभी चीजें बताई, साथ ही ये भी कहा कि हैरी ने लुइस के साथ काम करने से मना कर दिया है। तब रेचल कहती है कि तुम्हें हार्वे को सच बता देना चाहिए क्योंकि हार्वे को लुइस के बारे में सब चीजें पता है कि वो काफी सनकी है और हार्वे तो यही चाहेगा कि तुम कभी भी हार न मानो। और तब माइक मान गया। दूसरी तरफ हार्वे आकर लुइस पर भड़क गया और उसने माइक को ब्लैकमेल करने का कारण पूछा। तब लुइस कहता है कि उसे एक अच्छे मेंटर की जरूरत है। तब हार्वे कहता है कि माइक से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। फिर हार्वे आकर चैड से सेटलमेंट की ऑफर पूछने लगा। तब चैड ने उसे $10 मिलियन पेटेंट के बदले में देने की ऑफर दी। तब हार्वे कहता है कि उस मॉडल को बनाने में ही $20 मिलियन का खर्चा हो गया है। तब चैड ने ऑफर बढ़ाकर $25 मिलियन की थी और तब हार्वे ने इस बारे में सोचा। कुछ देर बाद माइक आकर हार्वे से मिला और उसने बताया कि लुइस ने मेरा ड्रग्स टेस्ट लिया था जिसके अंदर मैं फेल हो चुका था और उसके बाद कैसे हैरी को उसने क्लाइंट बनाने के लिए मुझे कहा जिसके बाद मुझे नशा करना पड़ा और वरना वो ड्रग्स टेस्ट के चलते मुझे निकाल सकता था। तब हार्वे कहता है कि मैंने तुम्हें ड्रग्स लेने से मना किया था और लुइस आगे भी ये करेगा तो तुम्हें उसे कैसे भी रोकना चाहिए था क्योंकि तुम इतने स्मार्ट हो ये तो मुझे पता है और ऐसे 1000 रास्ते हैं जिससे तुम उसे टाल सकते थे। तब माइक कहता है कि उस वक्त पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तब हार्वे कहता है कि अगली बार लुइस ऐसा कुछ करेगा तब तुम मेरे पास आना। और तब माइक कहता है कि आप मुझे काम करने देते हो जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होता और आप मेरी मदद भी नहीं करते हो। तब हार्वे कहता है कि मुझे सालों लग गए थे खुद की ऑफिस में पहचान बनाने के लिए और उसके लिए मुझे खुद का एक क्लाइंट भी लाना पड़ा था जो कि तुम अभी तक नहीं लाए हो और फिर तुमने पेटेंट में भी गड़बड़ कर दी थी। तभी भी मैंने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली क्योंकि तुम मेरे लिए काम करते थे और इसलिए अब तुम्हें वफादारी खुद से कमानी होगी। तब माइक कहता है कि मैं उसी के लिए माफी मांग रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आप मुझ पर भरोसा करो जो कि मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। और तब हार्वे मान गया। वहां से जेसिका माइक से मिली और उसने बताया कि तुमने क्लब में कमाल कर दिया जिसमें हैरी को कैसे तुम मनाकर यहाँ पर लाए ये मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुमसे काफी इंप्रेस हूँ और तुम्हें देखकर मुझे जवान हार्वे की याद आ गई। वहीं पर हैरी और लुइस आए। तब माइक हैरी से मिला और हैरी कहता है कि लुइस काफी सनकी है लेकिन तुम्हारे जैसे दोस्त के चलते ही मैं उसके साथ काम करने के लिए भी तैयार हूँ। तब माइक कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही क्लाइंट बनाने के लिए नहीं कह रहा था, साथ ही तुमने मेरे बारे में जेसिका को बताया उसके लिए शुक्रिया और मेरे पास एक बेटर ऑफर तुम्हारे लिए भी है। दूसरी तरफ हार्वे ने टॉम को बताया कि उन लोगों को $25 मिलियन की ऑफर दी गई है। तब टॉम ये जानकर दुखी हुआ क्योंकि उसने अपने सारे पैसे उस सैटेलाइट फोन के डिजाइन बनाने में लगा दिए थे और वो लोग केस को हारने वाले थे। और तब वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए और तब हार्वे कहता है कि हमें उनकी मारनी चाहिए।
कुछ देर बाद हार्वे ने चैट की टीम से मीटिंग की और फिर हार्वे ने उन्हें बताया कि टॉम तुम्हें कह रहा है कि तुम मरा सकते हो। और तब चैट कहता है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। और तब हार्वे कहता है कि टॉम ने डिसाइड किया है कि वो कोर्ट में नहीं घूमेगा, बस वो अपने ओरिजिनल डिजाइन की पूरी जानकारी को एक वेबसाइट पर ऑनलाइन डाल देगा जो कि कोई दूसरी कंपनी भी यूज कर सकती है और वो लोग वैसे सैटेलाइट फोन को बना सकते हैं। और तब चैट कहता है कि फिर तो मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। और तब हार्वे कहता है कि टॉम के पास तो वैसे भी कोई पैसे नहीं है, तो तुम्हें तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तुमने केस किया तो साबित हो जाएगा कि ये डिजाइन टॉम ने ही बनाया था और फिर वो एक नई डिजाइन बनाकर किसी दूसरी कंपनी से पैसे कमा लेगा और इस चीज में तुम्हें तो कोई फायदा नहीं होगा। और तब चैट कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। और तब वहां पर हार्वे और टॉम हंसने लगे। रात होने पर जॉन घर पर जा रहा था, तब उसे हार्वे मिला और जॉन ने हार्वे के साइन किए हुए पेपर्स को देखा जिस पर हार्वे ने साइन ही नहीं की थी। और वो कहता है कि मैं तुम पर केस कर रहा हूँ, साथ ही मैंने ये भी पता लगाया कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है, तो पहले भी काफी क्लाइंट्स को किया होगा और इसी वजह से मैं काफी स्ट्रॉन्ग केस बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ कभी भी नहीं सोया था, जिसमें तुम अपनी पत्नी को अब डाइवोर्स देने वाले हो तो वो किसी के भी साथ सो सकती है और तुम अकेले एंजॉय कर सकते हो। और फिर हार्वे वहां से निकला। दूसरी तरफ माइक अपने काम में लगा था। तब हार्वे आकर उससे मिला और वो कहता है कि मैंने टॉम के केस को सेटल करवा दिया जिसमें टॉम को $400 मिलियन मिलने वाले हैं। और तब माइक खुश हुआ। वहां पर हार्वे कहता है कि कोई तुम्हें ब्लैकमेल करे तो उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। और हार्वे ने माइक को असली ड्रग टेस्ट के रिजल्ट दिखाए जिसमें वो पास हो चुका था और उसके शरीर में कोई ड्रग्स नहीं था। तब माइक काफी भड़क गया जिसमें लुइस ने उसे झूठा ब्लैकमेल किया था और माइक कहता है कि मैं अब लुइस से बदला लूंगा। साथ ही आपने तो सुना होगा कि मैं काफी बड़ा क्लाइंट लाया हूँ। और तब हार्वे माइक से इंप्रेस हुआ और माइक आकर लुइस से उसके असली ड्रग टेस्ट के रिपोर्ट दिखाने लगा। तब लुइस कहता है कि काश तुम पहले स्मार्ट होते और तुम ये पहले ही पहचान लेते, जिसमें मैंने सिर्फ तुमसे अच्छे काम को निकलवाने के लिए ये किया था और अब हम लोग हैरी से काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे। तब माइक कहता है कि सही कहा, अब मैं जेसिका को सब सच बता दूंगा। तब लुइस कहता है कि फिर तो मुझे आज तुम्हारा फिर से ड्रग टेस्ट लेना होगा जिसमें तुम कुछ देर पहले ही ड्रग्स करके आए थे, तो रिजल्ट तुम्हें भी पता है कि क्या आएगा। तब माइक कहता है कि मैंने ड्रग टेस्ट के सभी रूल्स को पढ़ा जिसमें हर एक टेस्ट के बीच में 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए और तुम मेरा इसी वजह से टेस्ट नहीं ले सकते। साथ ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हैरी अब मेरे और हार्वे के साथ काम करेगा और इस बारे में तुम्हें कल पता चल जाएगा। और तब लुइस इस चीज से काफी भड़क गया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत में हार्वे एक कार कंपनी में था और हार्वे वहां पर टेस्ला की एक कार खरीदने के बारे में सोच रहा था और तब वहां पर लैरी नाम का एक बिलियनर उसे मिला जो कि उसी कार को खरीदना चाहता था। तब हार्वे ने उसे चैलेंज किया कि उन दोनों में से जो भी उस कार के बारे में ज्यादा जानता होगा वो उसे खरीदेगा। तब हैरी मान गया और दोनों एक दूसरे से सवाल पूछने लगे जिसमें हार्वे को हर एक चीज पता थी। तब लैरी वहां से हार मानकर निकला, लेकिन फिर भी हैरी ने उसे ही गाड़ी खरीदने के लिए कहा और तब लैरी काफी खुश हुआ और सेल्समैन ने हैरी से दूसरी गाड़ी खरीदने का कारण पूछा। तब हार्वे कहता है कि बिलियनर लोगों से दोस्ती करके कभी ना कभी हमें फायदा होता है और ये चीज हमें आगे पता चलेगी। फिर हार्वे वहां से एक दूसरी शानदार कार लेकर निकला। वहां से हार्वे और माइक एक दूसरी कार कंपनी के एग्जीबिशन में पहुंची जो कि उनके क्लाइंट की कंपनी थी और हार्वे ने माइक को बताया कि उस रेसिंग कार कंपनी को एवरी नाम के एक आदमी ने बनाया था जो कि हार्वे का पहला क्लाइंट था और 3 महीनों पहले ही एवरी मर चुके थे और अब उसके क्लाइंट के सभी पेपर वर्क को माइक को संभालना था और वो उसके कंपनी के नए सीईओ रॉबर्ट से मिलने वाले थे। तब माइक काफी खुश हुआ और वहां से दोनों को उन कंपनी की सभी कार्स को बनाने वाला चीफ इंजीनियर डॉम मिला जिसमें हार्वे डॉम की तारीफ करने लगा क्योंकि डॉम ने सबसे बेस्ट कार्स बनाई थी। लेकिन उन दोनों में खास बनती नहीं थी क्योंकि हार्वे के अलग अलग डील्स के चलते डॉम के काम पर असर पड़ता था। और फिर डॉम वहां से निकला और रॉबर्ट आकर हार्वे और माइक से मिला। वहां पर रॉबर्ट को भी माइक छोटे बच्चे जैसा लगा, लेकिन माइक के पास रॉबर्ट की पूरी जानकारी थी क्योंकि हार्वे ने उसे ये करने कहा था और रॉबर्ट ने काफी सारे सवाल पूछे। तब माइक ने उसे सभी सवालों के सही जवाब देकर इंप्रेस कर दिया। फिर रॉबर्ट ने हार्वे को बताया कि वो लोग एक नई डील करने वाले हैं जिसमें वो लोग यहाँ की जमीन को दूसरी कंपनीज को बेचकर अपने फैक्ट्री को दूसरे देश में शिफ्ट करवा रहे हैं। तब हार्वे रॉबर्ट की तारीफ करने लगा और वहां से निकलकर हार्वे कहता है कि रॉबर्ट बेवकूफ है जिसमें अगर वो लोग दूसरी कंपनी में अपने प्रोडक्शन को करेंगे तो उनकी कार की क्वालिटी पर असर पड़ेगा और उनकी पूरी कंपनी डूब सकती
सकती है। तब माइक कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तब हार्वे कहता है कि अगर कंपनी डूबी तो हमारा क्लाइंट भी जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सीईओ के सभी लॉस को पढ़ो और कैसे भी रोबोट को सीईओ की पोस्ट से हटाने का तरीका ढूंढो। और तब माइक इस चीज के लिए मान गया। अगले दिन माइक ऑफिस में आया, तब उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि वो पूरी रात लॉस पढ़ रहा था। और माइक ने इस बारे में रेचल को बताया। तब रेचल कहती है कि लुइस ने भी तुम्हें मिलने बुलाया है। दूसरी तरफ जेसिका और हार्वे दोनों कंपनी के सभी शेयर होल्डर से मिले और हार्वी को अब सीनियर पार्टनर का प्रमोशन मिल रहा था। और तब हार्वे वहां पर सबको पर्सनालिटी से इंप्रेस करने लगा। और जेसिका ने हार्वे से $5 लाख का चेक मांगा क्योंकि उस कंपनी का पार्टनर बनने के लिए चाहिए थे। तब हार्वे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे अभी तो नहीं है और मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे अभी के अभी वो पैसे देने होंगे। लेकिन वहां हार्वे समझ गया कि सब उसके ले रहे थे और तब वो उनके साथ हंसने लगा। फिर वहां से जेसिका और हार्वे बाहर निकले। तब जेसिका को हार्वे ने $5 लाख का चेक दिया और जेसिका पूछती है कि तुम्हारे पास ये कब से है। तब हार्वे कहता है कि जब से मैं पार्टनर बनने का सपना देख रहा था तब से मैं चेक लेकर घूम रहा था। और तब जेसिका खुश होकर निकली। दूसरी तरफ माइक अपने काम में लगा था। तब लुइस ने आकर उसे एक लिस्ट दी और वो कहता है कि मुझे इन सभी चीजों से एलर्जी है तो तुम्हारी पार्टी में ये मत रखना। और तब माइक पूछता है कि कैसी पार्टी। और तब लुइस कहता है कि हमारा एक रूल है, जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तब वो पूरे स्टाफ को पार्टी देता है। और तब माइक दुखी हुआ और लुइस ने माइक से उसके क्लाइंट के बारे में पूछा। तब माइक ने उसे बता दिया कि वो लोग लॉरेन मोटर्स के क्लाइंट को संभाल रहे हैं। और तब लुइस कहता है कि तुम उसके लॉस को पढ़ रहे हो तो कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी। और तब माइक कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर हार्वे आकर उससे मिला और माइक कहता है कि रोबोट सीईओ नहीं है। और तब हार्वे कहता है कि ऐसा क्यों। और तब माइक कहता है कि एक लॉ है जिसके अंदर अगर कोई पुराना सीईओ मरता है तो उसके बाद पूरी बोर्ड मीटिंग को बिठाई जाती है और वो लोग नए सीईओ को चुनते हैं जो कि अभी तक रोबोट के साथ नहीं हुआ है और इसी वजह से वो कोई भी डील को जल्द से जल्द में साइन नहीं कर सकता। तब हार्वे खुश हुआ और वो कहता है कि अब मुझे कोई नया सीईओ उसके सामने ढूंढना होगा। दोपहर होने पर हार्वे ने देखा कि माइक अभी पार्टी के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था। तब हार्वे कहता है कि मुझे अभी तक सीईओ के लिए कोई परफेक्ट आदमी नहीं मिला। तब माइक कहता है कि तुम डोम को सीईओ बना सकते हो क्योंकि वो पूरे प्रोडक्शन को चलाता है और कंपनी उसी पर टिकी हुई है। तब हार्वे ने मना कर दिया। तब माइक कहता है कि तुम्हारी उससे बनती नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन वही परफेक्ट कैंडिडेट होगा। तब हार्वे कहता है कि मैं यहाँ पर आया था तब मैं पूरा दिन रात यहाँ पर काम करता रहता था और सभी लोग मुझसे इंप्रेस थे और उन्हें पता था कि मैं हमेशा अपने काम को पूरा करता हूँ और वही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था जिसमें मैं अभी यहाँ पर कभी भी आता हूँ तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबको पता है कि मैं अपने काम को हमेशा पूरा करता हूँ और इसी वजह से पार्टी देने में तुम अपने पहले इंप्रेशन को काफी केयरफुल हैंडल करना। कुछ देर बाद माइक ने रेचल से पार्टी देने के लिए कोई परफेक्ट रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए कहा क्योंकि रेचल एक फूडी थी। और तब रेचल कहती है कि मैं अपने काम को खत्म करने के बाद तुम्हारी मदद करूंगी। रात होने पर जेनी माइक के घर पर आई और उसने माइक को चाटा मारा क्योंकि माइक ने ट्रेवर के बारे में जेनी से चीजें छुपाई थी। तब माइक कहता है कि तुम इन चीजों से दुखी हो जाती इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तब जेनी कहती है कि ट्रेवर को भी तुम्हारी खास जरूरत है और तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम नहीं कर रहे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अब हमारी परवाह नहीं है। तब माइक कहता है कि अब मुझे परवाह नहीं है और तब जेनी वहां से दुखी होकर निकली। दूसरी तरफ हार्वे रॉबर्ट से मीटिंग के लिए मिला और उसने देखा कि लुइस भी वहीं पर था। तब हार्वे ने उसके आने का कारण पूछा और लुइस कहता है कि रॉबर्ट कंपनी को फॉरेन शिफ्ट कर रहा है तो वो यहाँ की जमीन की दूसरी कंपनी के साथ डील कर रहा है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तब हार्वे कहता है कि तुम मेरे क्लाइंट से दूर रहो और फिर वो दोनों आकर रॉबर्ट से मिले और हार्वे ने उसे बताया कि तुम अभी तक सीईओ नहीं हो और उसके लिए तुम्हें बोर्ड मीटिंग की सहमति से खुद को सीईओ घोषित करना होगा, वरना तुम कोई भी डील नहीं कर पाओगे और तुम्हें आगे प्रॉब्लम होगी। और तब इस चीज से रॉबर्ट लुइस पर भड़क गया और हार्वे वहां से उसे हर बार पहले उसकी सलाह लेने के लिए कहकर निकला। तब लुइस हार्वी को धमका रहा था लेकिन हार्वे ने उसे इग्नोर किया और वो चला गया। दूसरी तरफ माइक और एडिथ मिले जिसमें वो दोनों एडिथ के पास्ट के बारे में बात कर रहे थे और फिर माइक ने बताया कि शायद ट्रेवर किसी मुसीबत में फंसा है लेकिन वो भी अपने काम में काफी बिजी है और इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा। तब एडिथ कहती है कि ट्रेवर को भूल जाओ और वो हमेशा तुम्हें कीचड़ में घसीटता रहेगा और तुम्हें उसे छोड़कर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। और तब माइक को उनकी बात सही लगी। दूसरी तरफ जेसिका ने हार्वे से रॉबर्ट की डील को वो रोक रहा था इस चीज का कारण पूछा। तब हार्वे कहता है कि उसके लॉस में गड़बड़ी थी इसी वजह से मैंने ये किया। तब जेसिका कहती है कि तुम उसके खिलाफ लॉस को ढूंढकर चीजें रोक रहे हो, यानी कि तुम कुछ करने वाले हो। तब हार्वे कहता है कि मैं रॉबर्ट को हटाने वाला हूँ क्योंकि वो मेरा खास क्लाइंट है और मैं उस कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता। तब जेसिका कहती है कि उस कंपनी के डिसीजंस लेना हमारा काम नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना और तुम सिर्फ रॉबर्ट के की गई डील्स पर ध्यान दो।
अगले दिन हार्वे आकर डॉम से मिला और हार्वे ने उसे बताया कि रॉबर्ट पूरी फैक्ट्री को फॉरेन शिफ्ट कर रहा है, जिससे तुम्हारा प्रोडक्शन सस्ता और बेकार हो जाएगा और ये पूरी कंपनी सालों में डूब जाएगी। तब डॉम कहता है कि इस चीज में मुझे क्या करना चाहिए, और तब हार्वे कहता है कि तुम अब कंपनी के नए सीईओ बन जाओगे। और तब डॉम कहता है कि मुझे बोर्ड के रूम्स की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती। तब हार्वे कहता है कि तुम इस कंपनी के स्टार्ट होने से अभी तक यहाँ पर हो और तुम्हें कंपनी के हर एक चीज पता है, साथ ही सभी लोग तुम्हारी काफी इज्जत करते हैं और यही कंपनी को एक बचाने का रास्ता है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ सालों में तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। और तब डॉम ने इस बारे में सोचा और फिर वो हार्वे और माइक के साथ ट्रेनिंग करने लगा, जिसमें वो स्पीच को इन्वेस्टर्स के सामने तैयार कर रहा था और हार्वे उसे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच को बोलने के लिए कहने लगा। लेकिन डॉम इस चीज में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं था। तब हार्वे उसे बेवकूफ कहने लगा। तब डॉम ने उसे वहां से जाने के लिए कहा और हार्वे वहां से निकला। और तब डॉम अभी भी काफी गुस्से में था और माइक कहता है कि तुम कंपनी में कार बनाते वक्त किन किन चीजों पर ध्यान देते हो। तब डॉम कहता है कि मैं कार बनाने में पावर ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ बैलेंस पर भी काफी ज्यादा ध्यान देता हूँ, जिसमें दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तब माइक कहता है कि तुम्हें यही सब चीजें बोर्ड मीटिंग में सबको समझानी होगी, जिससे लोग तुमसे इंप्रेस हो जाएंगे। फिर माइक ने हार्वे को बताया कि डॉम अब तैयार है। दोनों का प्लान डॉम को गुस्सा करवा के तैयार करने का था और हार्वे इस चीज से खुश हुआ। शाम होने पर रेचल माइक को एक काफी महंगे रेस्टोरेंट में लाई और माइक को वो वहाँ की सभी चीजें ट्राई करवा रही थी जो कि माइक को ठीक ठाक लगी। लेकिन रेचल कहती है कि यही रेस्टोरेंट सबसे परफेक्ट होगा और हम लोग इसे ही सिलेक्ट करेंगे। और माइक ने रेचल से इस बारे में काफी सारे सवाल पूछे। तब रेचल कहती है कि मैं खुद के दम पर जीना पसंद करती हूँ और मुझे अपनी लाइफस्टाइल को लो लेवल पर रखना काफी पसंद है। फिर वहां से माइक ने रेचल को मदद के लिए शुक्रिया कहा और दोनों अलग हुए। और फिर माइक घर जा रहा था तब जेनी का उसे मैसेज आया कि ट्रेवर अब सब छोड़ने वाला है और माइक ने उससे बात की, उसके लिए उसने शुक्रिया कहा। तब माइक वहां से ट्रेवर के घर पर आया और वो कहता है कि तुमने मेरा नाम लेकर झूठ बोला क्योंकि असल में हमारी कोई भी बात ही नहीं हुई है। तब ट्रेवर कहता है कि तुम्हें जेनी को सच नहीं बताना चाहिए था। तब माइक कहता है कि उससे चीजें छुपाना गलत है और तुम मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। और तब ट्रेवर कहता है कि तुम बेवकूफ हो और तुम्हें पता है कि मुझे ये सब नहीं आता और मुझे अब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। तब माइक कहता है कि तुम्हें जेनी के साथ ईमानदार रहकर आगे बढ़ना चाहिए। और तब ट्रेवर कहता है कि तुम भी जेनी को पसंद करते हो, इसी वजह से तुम ये सब कर रहे हो, और इसी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। तब माइक वहां से ट्रेवर से दोस्ती तोड़कर चला गया और ट्रेवर ने देखा कि माइक उसके बैग को वहीं पर भूल गया था। अगले दिन हार्वे और माइक डॉम को लेकर बोर्ड मीटिंग में सबसे मिलने वाले थे, जिसमें वो रॉबर्ट के सामने डॉम बेहतर सीईओ बन सकता है ये चीज साबित करने वाले थे। लेकिन बोर्ड मेंबर में कोई भी वहां पर नहीं था। रॉबर्ट कहता है कि हार्वे तुम मेरी डील को रोक रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से मैंने 2 दिन पहले ही बोर्ड मीटिंग को बिठाकर खुद को सीईओ घोषित कर दिया और वो लोग भी मेरी कंपनी की जमीन को बेचने की डील के लिए तैयार है और अब से मैं तुम्हारे फर्म के साथ काम नहीं करूंगा और डॉम तुम्हें मैं काम से निकाल रहा हूँ। और फिर रॉबर्ट वहां से निकला। तब माइक, रॉबर्ट और डॉम तीनों दुखी हुए। फिर हार्वे ने माइक को फिर से लॉस को पढ़ने के लिए कहा जिससे वो कोई रास्ता ढूंढ सके। लेकिन वहां पर माइक को डॉम की चिंता थी और हार्वे कहता है कि उसे भी इस चीज का अंदाजा था और डॉम को लाने का आइडिया भी तुम्हारा था। तब माइक कहता है कि तुम्हें डॉम की मदद करनी चाहिए और तब हार्वे कहता है कि उसके लिए ही फिर से तुम्हें कोई लॉ को ढूंढना होगा। वहां से हार्वे आकर लुइस और जेसिका से मिला और उन लोगों ने अब एक क्लाइंट खो दिया था, जिसमें हार्वे ने इस चीज का इल्जाम लुइस पर लगाया। तब जेसिका कहती है कि हार्वे तुम्हारे चलते ही हमने उस क्लाइंट को खोया है और तुमने रॉबर्ट जैसे सीईओ को निकालने का ट्राई किया था। और लुइस अब तुम जाकर रॉबर्ट को समझाओ कि वो हमारे फर्म से डील करे, जिसमें उसे हार्वे से बात नहीं करनी होगी, हम दोनों उसकी सभी चीजों को संभालेंगे। और तब लुइस हाँ बोलकर वहां से निकला और हार्वे समझ गया कि लुइस नहीं बल्कि जेसिका ने ही ये करवाया था, जिससे उन्हें अपने क्लाइंट को न खोना पड़े और कंपनी का नुकसान ना हो। तब जेसिका कहती है कि तुमने इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है और इसलिए तुम्हें इस कंपनी की परवाह करनी चाहिए। और तब हार्वे को फिर से उनकी बातों से एक आइडिया आया। कुछ देर बाद माइक आकर डॉम से मिला और वो कहता है कि तुम अभी भी क्यों काम कर रहे हो। तब डॉम कहता है कि मैंने यहाँ के जो भी प्रोजेक्ट्स को शुरू किया था उसे मैं खत्म करने से पहले तो यहाँ से नहीं जाने वाला। और तब माइक कहता है कि तुम्हारी जॉब कहीं पर भी नहीं जाने वाली। और तब डॉम कहता है कि हार्वे तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों की परवाह नहीं करता, बस उसे खुद की परवाह है और मुझे अब उस पर भरोसा नहीं है। तब माइक कहता है कि मुझे पता है, लेकिन हार्वे के पास एक बेहतरीन आइडिया है जिससे वो इस कंपनी को और तुम्हें बचा लेगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब डॉम मान गया।
दूसरी तरफ हार्वे लैरी से मिला और उसने डॉम की तैयार की गई बेहतरीन गाड़ियां लैरी को दिखाई और वो उनकी तारीफ करने लगा, जिसमें हार्वे ने लैरी को उस पूरी कंपनी को $2500 मिलियन में खरीद लेने की ऑफर दी, क्योंकि लैरी को भी गाड़ियों का शौक था। और तब लैरी कहता है कि उसके लिए मुझे कंपनी की सभी चीजों को चेक करना होगा। तब हार्वे कहता है कि वो सभी चीजें मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। और फिर उसने डॉम को लैरी से मिलवाया और डॉम ने लैरी को कंपनी के बारे में उसकी सभी जानकारी दी। और तब हार्वे कहता है कि माइक, तुम्हें लॉस में से कोई भी चीज का रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम इस डील को बोर्ड मेंबर्स के सामने रख सके। कुछ देर बाद वो तीनों आकर बोर्ड मीटिंग में सबसे मिले और तब रॉबर्ट इस चीज से भड़क गया और हार्वे कहता है कि लॉस में एक रूल है जिसमें डॉम कंपनी का एक मेंबर है और वो बोर्ड मेंबर्स के सामने कोई भी डील रख सकता है। तब रॉबर्ट कहता है कि मैंने डॉम को काम से निकाल दिया है। तब माइक कहता है कि और एक रूल है जिसमें 3 दिन की नोटिस के बिना तुम किसी को भी नहीं निकाल सकते और ये लो आप याद रखना। फिर वहां पर हार्वे ने डॉम की जगह पर बोर्ड मेंबर्स को ऑफर दी कि वो लोग कंपनी को लैरी को बेच दे, जिससे वो प्रोडक्शन को वहीं पर रखकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। उन्हें मिलने वाले पैसों से उन्हें भी फायदा होने वाला था। और तब वहां पर सभी लोग इस चीज के लिए तैयार हुए और डॉम इस चीज से खुश हुआ। वहां से डील को खत्म करके माइक ने हार्वी को बताया कि 3 दिनों की नोटिस वाला कोई भी लो नहीं है और उसने सबके सामने झूठ बोल दिया था। तब हार्वे माइक उसी की तरह चालाकी सीख रहा था, इस चीज से इंप्रेस हुआ। रात को माइक ने रेस्टोरेंट में काफी बड़ी पार्टी दी और तब वहां पर सभी एम्प्लॉइज के साथ साथ लुइस भी खुश हुआ। लेकिन माइक ने देखा कि वहां पर $10,000 का बिल बन चुका था और तब वो परेशान था। लेकिन वहां पर बारटेंडर ने बताया कि हार्वे ने उसका बिल भर दिया है और तब माइक वहां पर खुश होकर निकला। दूसरी तरफ हार्वे और जेसिका दोनों रॉबर्ट के सीईओ से हटने के बारे में जानकर और लैरी के कंपनी के खरीदने से काफी ज्यादा खुश थे, जिसमें कंपनी के अब महंगे बिकने से उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। और इसी वजह से हार्वे वहां से उनकी एक नई कार में उनकी हॉट सेल्समैन को लेकर डेट पर जाने के लिए निकला। दूसरी तरफ माइक जेनी से मिला और माइक ने माफी मांगी क्योंकि उसे ट्रेवर के ड्रग्स बेचने के बारे में जेनी को बता देना चाहिए था। माइक कहता है कि ट्रेवर अभी भी ड्रग्स बेच रहा है और हमारी कोई भी बात नहीं हुई थी जिसमें वो तुमसे अभी भी झूठ बोल रहा है। तब जेनी उसके बॉयफ्रेंड के झूठ बोलने से दुखी हुई और माइक कहता है कि अब से हमारा हिसाब बरोबर है और अब से तुम उस पर भरोसा करोगी तो वो तुम्हारी गलती होगी। और वहां पर जेनी ने माइक को ट्रेवर की मदद करने के लिए कहा और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों ने किस किया, लेकिन माइक कहता है कि ये गलत है और वो वहां से निकला, जिसमें माइक को वहां पर उसके नए क्रश रेचल का फोन आ रहा था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में लुइस कंपनी के सभी एम्प्लॉइज के साथ क्विज खेल रहा था, जिसमें माइक और जेरी नाम के 2 लड़कों के बीच में सवाल जवाब चल रहे थे और वो दोनों क्विज को जीत रहे थे। तब लुइस ने वहां पर माइक से हार्वर्ड के पास के रेस्टोरेंट में मिलने वाले स्क्वायर पिज्जास के सवाल पूछे, जो कि माइक को पढ़ाई नहीं करने के चलते नहीं पता थे। लेकिन माइक ने कहा कि मुझे बर्गर ज्यादा पसंद है और तब सभी लोग वहां पर हंसने लगे। और लुइस ने माइक और जेरी से आखिरी अलग अलग सवाल पूछे। तब माइक ने जेरी के जवाब को गलत साबित कर दिया, जिसके चलते माइक जीत चुका था। और लुइस ने माइक को एक प्रो बोनो केस दिया जो कि उसे पर्सनली सॉल्व करने मिलने वाला था। तब माइक काफी डरा हुआ था क्योंकि लुइस को शायद उसके हार्वर्ड में नहीं पढ़ने के बारे में शक था और माइक ने इस बारे में हार्वे को बताया। तब हार्वे कहता है कि उसे नहीं पता वरना वो तुम्हें निकलवा देता, लेकिन माइक डरा हुआ था। तब हार्वे कहता है कि लुइस ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो इतना स्मार्ट नहीं है। तब माइक वहां से निकला और हार्वे ने वहां पर जेसिका के साथ क्विन नाम के एक आदमी को देखा। कुछ देर बाद हार्वे ने इस बारे में जेसिका से पूछा क्योंकि क्वीन ने एक मेडिकल कंपनी खोली थी और उसकी कंपनी पर लोगों को मारने का केस चल रहा था। हार्वे कहता है कि उस केस को शायद तुम ले रही हो क्योंकि बाकी लोगों ने उसे लेने से मना कर दिया। और तब जेसिका कहती है कि सही कहा। और तब हार्वे कहता है कि हम लोग उस केस को जीत नहीं सकते क्योंकि उसकी दवाई से लोग सच में मर रहे हैं और उसने ASL नाम की बीमारी का इलाज ढूंढकर दवाई को बेचना शुरू किया था। तब जेसिका कहती है कि उस बीमारी की कोई दवाई नहीं थी, लेकिन क्वीन ने उस दवाई को ढूंढा और क्वीन सच बोल रहा है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तब हार्वे कहता है कि तुम्हें उस पर इतना भरोसा क्यों है। और तब जेसिका कहती है कि हमारी शादी के बाद मुझे उस पर पूरा भरोसा हो गया था और क्वीन के इस केस को तुम संभालोगे। तब हार्वे जेसिका की शादी के बारे में सुनकर चौंक गया। अगले दिन हार्वे ने इस केस पर काम नहीं किया था। तब जेसिका नाराज थी और वहां हार्वे ने उस केस पर काम करने से मना कर दिया क्योंकि जेसिका ने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तब जेसिका कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते और मैं और क्वीन साथ में हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, तभी हमने शादी कर ली थी, लेकिन फिर हम दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। तब हार्वे कहता है कि फिर भी मैं इस केस को नहीं लड़ सकता क्योंकि तुम अपने एक्स हस्बैंड
कंसल्टेंट के लिए मेरे सर पर रहकर इंटरफियर करोगी। तब जेसिका कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस तुम्हें कैसे भी इस केस को जीतना होगा। तब हार्वे कहता है कि फिर तुम इस केस को खुद क्यों नहीं लड़ रही। और तब जेसिका कहती है कि क्वीन ने मेरे बाद अपनी कंपनी की कंसल्टेंट लिसा को डेट करना शुरू किया और वो नहीं चाहती कि मैं इस केस को लड़ूं। दूसरी तरफ माइक को पीटर नाम का एक लड़का मिला और उसने बताया कि उसका मकान मालिक क्रिस ने उसे घर को खाली कर देने के लिए कहा है। साथ ही वो उसके अपार्टमेंट को साफ ही नहीं करवा रहा, जिसमें रूम के अंदर काफी सारे खटमल आए हैं, जिसके चलते सभी चीजें बर्बाद हो रही है। और पीटर घर को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो सालों से उस घर में रहता है और वो काफी अटैच है। तब माइक ने इस बारे में वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में एक आदमी को भेजने के लिए कहा। और तब वहां पर औरत कहती है कि 2 हफ्तों के बाद की अपॉइंटमेंट दी जाएगी, लेकिन माइक ने उसे हार्वे के नाम पर धमकाया जिसमें वो उसकी जॉब को खो सकती थी। और तब उस औरत ने उनके आदमी को कल ही भेजने का वादा किया। दूसरी तरफ हार्वे क्वीन और लाइसा से मिला, जिसमें क्वीन ने उसकी कंपनी के बारे में सभी चीजें बताई और वो एक बीमारी के चलते लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते थे और क्वीन ने उसकी दवाई बनाई थी जिससे लोगों के शरीर को ठीक किया जाता था। और हार्वे कहता है कि फिर लोग क्यों मर रहे हैं। तब क्वीन कहता है कि उस दवाई के लिए मैंने $140 मिलियन का खर्चा किया था और उसके ऊपर कम से कम 8 साल का रिसर्च किया था, जिसमें वो दवाई सेफ है ये साबित हुई थी। लेकिन अचानक से 8 लोग सामने आ गए और वो लोग अलग अलग बीमारी के वैसे भी शिकार थे, तो शायद मुझे फंसाया जा रहा है। तब हार्वे कहता है कि जेसिका को तुम पर भरोसा है तो मैं भी मान लेता हूँ, जिसमें हम लोग उन लोगों को पैसे देकर मना लेंगे और उसके बाद तुम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। दूसरी तरफ माइक ने पीटर के साथ आकर देखा कि उसने घर पर सभी चीजें खटमल से बचाने के लिए प्लास्टिक में बांध कर रखी थी और वहीं पर क्रिस भाड़ा लेने के लिए आया। तब माइक ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। क्रिस रूम के अंदर पैर भी नहीं रख रहा था, ये चीज माइक ने भी देखी और क्रिस वहां पर केस करने की धमकी देकर निकल गया। अगले दिन हार्वे और माइक क्वीन को लेकर कॉलिन नाम के एक वकील से मिले जिसने क्वीन की कंपनी पर केस किया था। वहां हार्वे ने डायरेक्ट क्वीन को कुछ पैसों की ऑफर दी जिससे वो अपने क्लाइंट्स को मना सके। तब कॉलिन ने मना कर दिया और वो कहता है कि मेरे क्लाइंट्स की जान खतरे में थी और उसके बावजूद तुम कुछ चिल्लर देकर उनके केस को रफा दफा करना चाहते हो। तब माइक कहता है कि मैंने उनके बारे में रिसर्च किया था जिसमें आपके क्लाइंट्स पहले से बीमार थे और उसके चलते वो ज्यादा जी नहीं सकते थे, इसी वजह से उन्हें $1000 में ही खुश हो जाना चाहिए। तब कॉलिन कहता है कि एक मरने वाले आदमी के लिए उसका बचा हुआ वक्त काफी ज्यादा कीमती होता है। साथ ही आपके क्लाइंट को पहले से पता था कि दवाई के साइड इफेक्ट है और उसी के चलते मेरे क्लाइंट ज्यादा बीमार हुए हैं, इसी वजह से मुझे टोटल $25 मिलियन चाहिए। और तब क्वीन भटक गया और वो कहता है कि तुम घटिया आदमी हो क्योंकि मेरी दवाई से काफी सारे लोग ठीक भी हुए थे और आगे भी जो लोग ठीक हो गए तुम उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तब हार्वे कहता है कि मुझे ब्लैकमेल करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तब कॉलिन ने उन्हें पेपर में एड देकर उसकी दवाइयां से लोग मर रहे हैं इस बारे में बताने की धमकी दी। और तब हार्वे कहता है कि तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। रात होने पर हार्वे ने माइक को इस केस पर काम करने के लिए कहा, जिसमें माइक को इस केस की सभी जानकारियों को चेक करना था और उसे क्वीन की कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी देखना था। वहां जेसिका हार्वे पर भड़की हुई थी क्योंकि हार्वे को पैसे देकर केस को खत्म कर देना चाहिए था। तब हार्वे कहता है कि मैं अगले राउंड में कोर्ट में इस केस को जीत जाऊंगा। तब जेसिका ने देखा कि हार्वे मरने वाले लोगों को भी कोर्ट में बुलाने वाला था और उसे लगा कि इस चीज से उनके केस में नुकसान होगा। तब हार्वे कहता है कि उन 7-8 लोगों को साइड इफेक्ट हुआ था लेकिन 600 लोग ठीक भी हुए थे और मैं उन सभी से साबित कर दूंगा कि क्वीन की दवाई काफी ज्यादा काम की है। अगले दिन माइक और पीटर केस लड़ने के लिए आए जिसमें ये केस माइक का पहला केस था और वहां पर उसके सामने वाला केस लड़ने के लिए क्रिस रोज नाम की एक वकील को लाया था। फिर वहां पर कोर्ट में केस शुरू हुआ। तब माइक ने पीटर के बारे में सभी चीजें बताई और घर के अंदर के बग होने से उसका नुकसान हुआ था जिसमें क्रिस उसे ठीक नहीं करवा रहा था और इसी वजह से पीटर ने रेंट नहीं भरा था। वहां पर रोज ने बताया कि उन्हें एस्क्रो में भरे हुए पैसों को चेक करना था जो कि अगर रेंट ना दिया जाए तो डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। और तब पीटर कहता है कि मेरे पास इतने जमा करने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे और मेरा काफी नुकसान हुआ है। और तब जज ने क्रिस को इस केस को जिता दिया। फिर पीटर को घर खाली करने के लिए कहा जिसमें माइक अपने पहले ही केस को हार चुका था और माइक इस चीज से परेशान था। तब लुइस आकर उसे ताने मारने लगा लेकिन वहां माइक हार्वे के केस पर रिसर्च कर रहा था। दूसरी तरफ हार्वे लिसा से बात करने लगा और वो दोनों कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। तब लिसा ने बताया कि कैसे उन लोगों ने काफी सारे टेस्ट किए थे और उसके बाद दवाई को सर्टिफिकेट दिलवाकर मार्केट में लॉन्च किया था और उससे काफी सारे लोग भी ठीक हुए थे। तब हार्वे ने लिसा से जेसिका के बारे में पूछा और लिसा कहती है कि मुझे जेसिका के साथ काम करने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तब वहां पर माइक ने आकर हार्वे को एक रिपोर्ट दिखाई और अगले दिन हार्वे ने उस रिपोर्ट को कोर्ट में दिखाई और उस रिपोर्ट में कॉलिन ने 7 मेडिकल कंपनीज के ऊपर ऐसे ही केस करके उन्हें बदनाम
करके पैसे वसूले थे और उसके गवाहों में से एक कॉमन गवाह उसने इस केस में भी यूज किया था। तब कॉलिन कहता है कि मेरे पास इन सभी गवाहों की रिपोर्ट से साथ ही क्वीन की कंपनी ने पैसे देकर उनकी दवाइयों के सेफ होने के सर्टिफिकेट को लिया था, उसके मेरे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी है और उसने वो दिखाया। तब माइक कहता है कि उन लोगों ने मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भेजे ही नहीं थे और इस केस को अगली तारीख पर जज ने सेट कर दिया। अगले दिन जेसिका आकर हार्वे से मिली और हार्वे इस केस को हार रहा था। तब हार्वे कहता है कि क्वीन काफी घटिया आदमी है, ये मुझे पता चला है। तब जेसिका कहती है कि मैंने उससे शादी की थी, तभी से मुझे पता है कि वो कैसा है। और हार्वे ने क्वीन और लिसा की हिस्ट्री निकाली थी जिसमें क्वीन ने जेसिका को चीट किया था और वो धोखेबाज है, ऐसा हार्वे ने बताया। तब जेसिका कहती है कि मुझे इस बारे में पहले से पता था और मैं इन चीजों को भूल चुकी हूँ। तब हार्वे कहता है कि वो पहले भी झूठ बोल चुका है और वो अभी भी झूठ बोल रहा है। और तब जेसिका कहती है कि फिर भी मुझे उस पर भरोसा है और अब उसके केस को मैं पर्सनली हैंडल करूँगी। वहां से हार्वे ऑफिस में आया तब उसे माइक ने बताया कि वो दोनों आज कोर्ट में केस हार चुके हैं। तब हार्वे चौंक गया और माइक ने उसे बताया कि उसके सामने रोज नाम की एक लॉयर थी। और तब हार्वे कहता है कि रोज काफी बड़ी लॉयर है और तुम्हारा लैंडलॉर्ड ने उसे हायर किया है, तो एक काफी बड़ा केस हो सकता है और तुम्हें इस केस में डीप में उतरना होगा। और वो लैंडलॉर्ड तुम्हारे क्लाइंट को लूट रहा है, तो उसने पहले भी कुछ लोगों को लूटा होगा, तुम्हें उन्हें भी ढूंढना होगा। कुछ ही घंटों के बाद माइक और रेचल एक कपल बनकर क्रिस के दूसरे प्रॉपर्टीज को देखने लगे और वो लोग आसपास के बाकी लोगों से भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना चाहते थे और तब उन्हें इस चीज की परमिशन मिल गई। दूसरी तरफ जेसिका क्वीन पर भड़क गई क्योंकि उसने लाइसा के साथ जेसिका को चीट किया था, ये असल में उसे नहीं पता था। तब क्वीन कहता है कि हमारा रिश्ता खराब हो चुका था, ये हम दोनों को पता था और उसके बाद ही मैंने ये किया और मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, जिसमें मैं तुम्हें सच भी नहीं बता पाया, उसके लिए माफ कर दो। तब जेसिका कहती है कि मैं अब खुद से तुम्हारे केस को लड़ूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हर एक चीज सच सच बता दो। कुछ देर बाद जेसिका हार्वे से मिली और उसने बताया कि मैंने जवानी में क्वीन से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम दोनों को पता चल गया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सही नहीं है और इसी वजह से हम दोनों अलग हो गए। लेकिन अब मुझे पता चला है कि क्वीन को भी ASL की बीमारी हुई थी और वो मरने वाला था। अगले दिन वो दोनों लाइसा से फाइनेंशियल रिपोर्ट पर बात करने लगे जिसमें लाइसा ने ही दवाई के लिए सर्टिफिकेट लिया था। तब लाइसा ने जेसिका से खास बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब जेसिका ने उसे धमकाया और हार्वे ने लिसा को सच बताने के लिए कहा। तब लिसा कहती है कि क्वीन को इस बारे में नहीं पता था जिसमें उस दवाई के ट्रायल्स चल रहे थे और मुझे पता था कि उसके माइनर साइड इफेक्ट कुछ लोगों को सालों के बाद हो सकते हैं और मुझे कैसे भी क्वीन के बीमार होने पर उसे बचाना था, इसलिए मैंने पैसे देकर सर्टिफिकेट को खरीद लिया और फिर हमने क्वीन को भी दवाई दी थी जिससे वो ठीक हो गया और मैं उससे प्यार करती थी, इसी वजह से मुझे ये सही लगा। तब हार्वे और जेसिका ने इस बारे में क्वीन को बताया और हार्वे कहता है कि हम फ्रॉड के बारे में लिसा को जिम्मेदार बताकर फाइन भर देंगे। तब क्वीन इस चीज से दुखी था, लेकिन जेसिका को ये आइडिया आया कि वो उन पर केस करने वाले लोगों को मनाकर उन्हें कंपनी में हिस्सा देकर कंपनी को बचा सकते हैं और तब हार्वे को भी ये आइडिया पसंद आया। अगले दिन हार्वे ने देखा कि माइक ने पीटर जैसे काफी सारे लोगों को ढूंढ लिया था जिसमें उन सभी को क्रिस ने घर से कम रेंट्स के लिए परेशान करवा कर निकलवा दिया था। तब हार्वे माइक से इंप्रेस हुआ क्योंकि उसने काफी ज्यादा मेहनत की थी। फिर माइक और रेचल ने आकर उन घरों के फोटोज देखे। तब सब में सेम टाइप के कारपेट्स देखने मिले और माइक को पता था कि आगे क्या करना है क्योंकि क्रिस उन कारपेट्स पर कदम भी नहीं रखता था। दूसरी तरफ हार्वे आकर सभी लोगों से मिला। फिर हार्वे ने उन सभी कॉलिन के क्लाइंट्स को बताया कि क्वीन भी अपनी दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं जानता था और फिर उन्होंने सभी लोगों के वीडियोस दिखाए जिसकी बीमारी ठीक हो गई थी और उनमें से एक खुद क्वीन का भी वीडियो था और क्वीन ने उस दवाई को ली थी, ये जानकर सभी लोग चौंक गए। वहां पर क्वीन ने सबसे माफी मांगी और वो कहता है कि मैंने खुद के ऊपर ये दवाई यूज की थी और अब मुझे साइड इफेक्ट के बारे में पता चला है, तो मैं उसके लिए भी इस दवाई को बदलने के लिए तैयार हूँ। और तब जेसिका कहती है कि अगर आप लोगों ने केस को आगे बढ़ाया तो क्वीन ये नहीं कर पाएगा और काफी सारे लोग मारे जाएंगे। और तब हार्वे कहता है कि अब सभी को कंपनी में हिस्सा मिलेगा जिसमें ये कंपनी लोगों को बचा रही है और इसी तरह से आप क्वीन की इस चीज में मदद करोगे और आप सभी लोग एक ही कश्ती पर सवार हो और इसी वजह से आप सभी को क्वीन को एक मौका देना चाहिए। और तब सभी लोग मान गए और इस चीज से जेसिका और क्वीन काफी खुश हुए और क्वीन ने जेसिका को थैंक यू कहा और उसने सच छुपाने के लिए माफी मांगी। तब जेसिका कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी मर्सिडीज पर काफी बड़ा स्क्रैच भी किया था और फिर वहां पर दोनों हंसने लगे।
दूसरी तरफ माइक आकर रोज और क्रिस से मिला। तब वहां पर हार्वे भी माइक को देखने के लिए आया था और रोज हंसने लगी। तब माइक ने वहां पर क्रिस के घरों के कारपेट उसे दिखाए। तब क्रिस कहता है कि इसे दूर रखो, इसके अंदर खटमल है। और तब माइक कहता है कि ये अच्छी चीज है कि तुमने ये चीज मान ली। और क्रिस ने ही अपने सभी लोगों के घर में ऐसे कारपेट्स भरकर खटमल डाले थे जिससे वो लोग घर खाली करते और फिर वो महंगे महंगे रेंट पर उसे दे सके। और उसने ऐसा 15 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के साथ किया है और मेरे पास उन सभी के सबूत है, तो मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। और तब रोज ने क्रिस को केस को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व करने के लिए कहा, जो कि उसे मानना पड़ा। शाम होने पर माइक आकर लुइस से मिला और उसने बताया कि वो केस जीत चुका है। तब लुइस कहता है कि ऐसे मामूली प्रो बोनो केस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और तब माइक कहता है कि मुझे इस केस के बाद ऐसे 15 केसेस मिले हैं जो कि क्रिस पर केस करने वाले हैं और ये एक नए लड़के के लिए कमाल की बात है। और तब ये सुनकर लुइस चौंक गया। वहां से माइक ने आकर रेचल को उसकी पत्नी की एक्टिंग करने के लिए थैंक यू कहा। रेचल खुश हुई और माइक ने रेचल को तब डेट के लिए भी पूछ लिया। और तब रेचल कहती है कि मैं ऑफिस में ऐसे ही किसी को डेट नहीं कर सकती और वो वहां से निकल गई। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। सीजन 5 की शुरुआत में माइक अपने काम में लगा था। तब वहां पर लुइस उसके साथियों के साथ आया जिसमें वो सभी लोग हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे और वहां पर वो लोग कविता गाने लगे जो कि हार्वर्ड की थी। और लुइस ने माइक को उस कविता को गाने के लिए कहा, लेकिन माइक को वो कविता नहीं आती थी। तब हार्वे आकर कहता है कि मुझे भी वो कविता नहीं आती। और तब लुइस कहता है कि मैंने अभी अभी $300 मिलियन की डील करवाई है, इसलिए हम सभी लोग पार्टी करने वाले हैं। तब हार्वे कहता है कि मैं ऐसी पार्टी हर बार नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी हारता ही नहीं हूँ। तब लुइस कहता है कि तुम मुझसे जलते हो और वो वहां से चला गया। वहां पर माइक कहता है कि हार्वे तुम उसे परेशान करते हो तो वो बदला लेने के लिए मेरे पास आ जाता है। और तब हार्वे कहता है कि हर धंधे में ऐसा होता रहता है। और फिर उसने माइक को उसके लिए बनाया गया नया खास बिजनेस कार्ड दिया। तब माइक उसे देखकर खुश हुआ। कुछ देर बाद हार्वे और जेसिका ने उनके एक क्लाइंट के साथ एक काफी बड़ी डील साइन कर दी जिसमें हार्वे को उस डील को और आगे बढ़ानी थी और वो उसके लिए क्लाइंट के साथ और एक मीटिंग चाहता था। वहीं पर माइक का फोन बचा। तब वो फोन लेकर बाहर आया और उसे ट्रेवर ने बताया कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि वो नशे में था। और फिर उसने माइक की मदद मांगी। तब माइक ने आकर ट्रेवर को आजाद करवा दिया और तब ट्रेवर काफी खुश था। फिर ट्रेवर ने वादा किया कि वो माइक को उसकी बेल के पैसे लौटा देगा। तब माइक कहता है कि तुम मुझे वो पैसे दो क्योंकि तुम काफी ज्यादा ड्रग्स बेचकर पैसे कमा रहे हो। तब ट्रेवर कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मैंने ड्रग्स बेचना छोड़ दिया है, साथ ही मैंने जो पैसे कमाए थे मैंने उसी वक्त पर उड़ा दिए थे। तब माइक को ट्रेवर पर भरोसा नहीं था, लेकिन ट्रेवर ने उसे बताया कि जेनी ने भी उसे छोड़ दिया है। और फिर वो माइक से उसके काम के बारे में पूछने लगा क्योंकि उसे एक अच्छे वकील की तलाश थी जो कि उसे बेल के बाद बचा सके। तब माइक कहता है कि मैं तो किसी भी वकील को नहीं जानता। अगले दिन माइक और हार्वे एक डील करने के लिए आगे बढ़े जिसमें हार्वे के ड्राइवर रेव ने उन दोनों को कार में बिठाया, जिसमें हार्वे और रे काफी पुराने और खास दोस्त थे। और आगे बढ़कर उनकी गाड़ी को अमित नाम के एक ड्राइवर ने ठोक दिया और तब दोनों लड़ने लगे और हार्वे उनके बीच में आया। तब ऑफिसर ने आकर तीनों को पकड़ लिया जिसमें उन तीनों को रिपोर्ट होने तक रुकना था। तब हार्वे ने माइक को उसके क्लाइंट पर जाकर उसे बातों में उलझाने के लिए कहा। तब माइक वहां से जो नाम की एक औरत के घर पर आकर पहुंचा और जॉय माइक से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, जिसमें जॉय ने माइक को उसकी सभी डॉल्स दिखाई जिसके साथ वो चाय पीना चाहती थी। तब माइक चौंक गया क्योंकि उसे लगा कि जॉय डॉल से बात करती है तो शायद उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होगा। लेकिन वहां जॉय ने बताया कि इन डॉल्स को उसने अपनी बेटियों के नाम दिए हैं और वो ऐसी डॉल्स की कंपनी खोलकर महंगे में इन डॉल्स को बेचने वाली थी और ये डॉल्स पर्टिकुलर इंसानों के रूप में बनाई जाती है। तब माइक उसकी तारीफ करने लगा और वो कहता है कि मेरी दादी आपकी जितनी स्मार्ट नहीं है और वो चीजों को भूल जाती है और काश मैं हमेशा उनके साथ रह पाता क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। वहीं पर माइक का फोन बचा। तब माइक ने हार्वे की बात जॉय से करवाई। हार्वे कहता है कि अब मुझे माफ कर दो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। और तब जॉय मान गई। कुछ देर बाद माइक वहां से ऑफिस में आया। तब जेसिका ने आकर उन्हें बताया कि जॉय ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जगह पर कम करने का डिसाइड किया है। तब हार्वे कहता है कि मैं इन चीजों को संभाल लूंगा। फिर जेसिका के जाने पर हार्वे ने माइक से इस चीज का कारण पूछा क्योंकि वही जॉय से बात करने के लिए गया था। वहीं पर हार्वे को एक पिज्जा बॉय ने आकर कोर्ट में आने की धमकी दी क्योंकि अमित ने गाड़ी ठोकने के चलते रे के ऊपर कोर्ट केस कर दिया था। तब माइक कहता है कि मैं जॉय से बात करके उसे मना लूंगा, लेकिन हार्वे ने जॉय से बात करने के लिए मना कर दिया और माइक वहां से परेशान होकर रेचल से मिला। तब रेचल कहती है कि तुम ज्यादा सोचो मत क्योंकि ऐसी डील में ऐसा होता रहता है। और फिर रेचल के निकलने पर माइक को ट्रेवर ने उसकी मदद करने के बदले में पार्टी के लिए बुलाया और तब माइक मान गया।
दूसरी तरफ हार्वे आकर अमित से मिला और वो कहता है कि तुम एक छोटे से एक्सीडेंट के इंश्योरेंस केस को कोर्ट तक घसीट रहे हो, जिसमें ये चीजें इंश्योरेंस में भी कवर हो जाती है। तब अमित कहता है कि तुम लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी थी और मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ। तब हार्वे कहता है कि रे के ऊपर केस हुआ तो उस केस को मैं खुद पर्सनली लड़ूंगा, और अगर मैं लड़ा तो मैं तुम्हें सड़क पर ला दूंगा। तब अमित कहता है कि रे की गाड़ी तुम्हारी है तो तुमसे ही मेरा डायरेक्ट केस चलेगा। और तब हार्वे समझ गया कि अमित को कानून के काफी सारे दाव पता है, और अमित कहता है कि मैंने यहाँ पर सिटीजनशिप लाने के लिए कोर्ट के ऊपर ही केस कर दिया था, जो कि मैं खुद लड़ा था और जीता भी था, और तुम्हारे साथ भी मैं यही करूंगा। और तब हार्वे को चैलेंज काफी पसंद आया। अगले दिन रे आकर डोना से मिला, जो कि डरा हुआ था। तब डोना ने रे को हार्वे के पास भेजा और हार्वे कहता है कि इस केस को मैं खुद पर्सनली लड़ूंगा और ये मेरी खुद की इज्जत का सवाल है। तब जाकर रे शांत हुआ और वहां पर डोना ने बताया कि रे का केस पलेर्मो जज संभालेंगे। और तब हार्वे ये सुनकर परेशान हुआ, क्योंकि पलेर्मो लुइस का खास दोस्त था, और इसी वजह से हार्वे ने लुइस की मदद मांगी। और तब लुइस मान गया और वो कहता है कि बदले में मैं कुछ जरूर लूंगा, और तब हार्वे भी मान गया। दूसरी तरफ माइक आकर जॉय से मिला और वो कहता है कि आपको ऐसा लगा होगा कि मैं आपको मेरी दादी से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप दोनों सेम एज के भी नहीं हो, जिसमें मेरी दादी आपसे 15 साल बड़ी है और ये मुझे भी नहीं पता था। तब जॉय कहती है कि तुम्हें मेरी उम्र कैसे पता। और तब माइक कहता है कि मैंने ऑनलाइन आपके बारे में रिसर्च किया, बस मैं आपको बीमार नहीं बुला रहा था। और तब जॉय कहती है कि अच्छी बात है, और मुझे लग रहा है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं, इसलिए मैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए बिना अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बारे में सोच रही हूँ, जिससे मुझे काम न करना पड़े। और तब माइक कहता है कि हम फिर आपको काफी सारे ट्रिप्स भी दिलवा सकते हैं। और तब जॉय कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हार्वे से बात करके इस पूरे बिजनेस को बेचने के लिए भी तैयार हूँ। और तब ये सुनकर माइक दुखी हुआ। दूसरी तरफ लुइस ने आकर हार्वे को बताया कि पलेर्मो उसके केस के ऊपर उसकी बात सुनेगा। और तब हार्वे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और तब लुइस कहता है कि मुझे अपनी सेक्रेटरी डोना को बनाना है। और तब हार्वे कहता है कि वो मेरे लिए ऐसे काम नहीं करती जिसमें वो अपनी मर्जी से मेरे लिए काम करती है, और मैं खुद भी उसे कोई ऑर्डर नहीं देता जिसमें तुम अगर उसे मना सको तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। और तब लुइस डोना के पास आया और डोना कहती है कि नहीं। तब लुइस पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। तब डोना कहती है कि मैं लोगों के लिप्स पढ़ सकती हूँ, और फिर वो रोने का नाटक करने लगी। तब लुइस वहां से परेशान होकर चला गया और हार्वे डोना की एक्टिंग की तारीफ करने लगा। रात होने पर माइक और ट्रेवर मिले। तब ट्रेवर को माइक ने उसके काम के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वहां पर बिल देते वक्त माइक का कार्ड ट्रेवर ने देख लिया, जिसमें माइक एक वकील बन चुका था। और तब वो काफी खुश हुआ और वहां पर दो लड़की आई। तब ट्रेवर ने उन दोनों के साथ उन्हें चलने के लिए कहा, और तब दोनों लड़कियां मान गई और वो चारों वहां से निकल रहे थे। तब माइक ने देखा कि ट्रेवर पर कुछ गुंडों की नजर थी, और माइक ने ट्रेवर से उन गुंडों के बारे में पूछा। तब ट्रेवर कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ हार्वे पलेर्मो से मिलने के लिए गया। तब अमित पहले ही वहां पर आ चुका था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हार्वे पलेर्मो से चाहता था कि वो इस केस को रद्द कर सके। और तब वहां पर हार्वे ने कहा कि ये इंश्योरेंस का केस है जो कि ये खींच रहा है। और तब अमित कहता है कि हार्वे ने मेरी कार को ठोका है, और उसके चलते मैं टैक्सी के मेडेलियन के लिए नहीं पहुंच पाया, और इसी वजह से अब मैं टैक्सी भी नहीं चला सकता। और असल में मेडेलियन एक तरह का परमिट होता है जो कि अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर को हर साल लेना पड़ता है, और उसकी असल में नीलामी होती है। तब हार्वे कहता है कि तुम उस मेडेलियन की बोली को कौन सी 100% जीतने वाले थे। और तब अमित कहता है कि अमेरिका सबसे महान देश है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर एक गरीब को इंसाफ मिलना ही चाहिए। और तब हार्वे ने अमित के स्पीच की तारीफ की, और वहां पर अमित ने हार्वे को इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार बताया। तब जज ने वहां पर इस केस को मान लिया, और तब हार्वे इस चीज से परेशान हुआ। अगले दिन माइक उठा, तब उसके साथ एक काफी हॉट बंदी थी, और फिर वो आकर ट्रेवर से मिला, जिसमें वो दोनों पुराने दिनों को याद कर रहे थे। फिर माइक वहां से ऑफिस आया। तब हार्वे उससे नाराज था, क्योंकि माइक फिर से जॉय से मिला था, इस बारे में उसे पता चला। तब माइक कहता है कि मैं सिर्फ अपनी दादी के बारे में उससे बात कर रहा था। तब हार्वे कहता है कि तुम्हें यह सोचकर करना चाहिए था। और तब माइक ने हार्वे को रे के पूरे केस की छानबीन करने के लिए दी, जिससे हार्वे उस केस को जीत सके। वहां जेसिका ने आकर न्यूज़पेपर दिखाया, जिसमें हार्वे पर इल्जाम लगा था कि वो एक गरीब आदमी को हैरेस कर रहा है। तब हार्वे कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि हमें छोटे छोटे प्रो बोनो केसेस को कंपनी के लिए लड़ना चाहिए। और तब जेसिका कहती है कि ये तुम पर्सनली लड़ रहे हो, ये मुझे पता है, और इस चीज से हमारा नाम खराब हो सकता है। फिर उसके निकलने पर हार्वे समझ गया कि माइक फिर से ट्रेवर से बात करने लगा है। तब माइक कहता है कि ट्रेवर अब सुधर गया है। और तब हार्वे कहता है कि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते, और अगर इस बारे में जेसिका को पता चला तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। तब माइक कहता है कि वो मेरा एक अकेला और सबसे पुराना दोस्त
दोस्त थे, इसलिए मैं उसे जेल में तो नहीं छोड़ सकता था। तब हार्वे कहता है कि वो तुम्हें फिर से फंसाएगा और तुम हर बार उसे नहीं बचा सकते। तब माइक कहता है कि ट्रेवर के चलते ही मैं आपसे मिला था, और फिर वो वहां से निकला। तब उसे क्लब वाले दोनों गुंडे दिखे जो कि माइक के कार्ड के चलते वहां पर पहुंच चुके थे, और तब माइक उन्हें देख गया और फिर माइक वहां से भागा। तब गुंडों ने उसका नीचे तक पीछा किया और माइक वहां पर पुलिस से बात करके चालाकी दिखाने लगा। तब वो गुंडे वहां से भाग गए और तब माइक ने ट्रेवर को फोन लगाया। कुछ देर बाद हार्वे और माइक दोनों काफी सारे गिफ्ट्स लेकर जॉय के घर पर जा रहे थे। तब हार्वे ने माइक के खराब कपड़ों के बारे में पूछा। तब माइक ने हार्वे को ट्रेवर के पीछे पड़े हुए गुंडों के बारे में बता दिया। तब हार्वे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे छोड़ दो, और तब माइक कहता है कि आप आपके पुराने दोस्त रे के लिए केस लड़ रहे हो और मुझे अपने दोस्त की मदद करने से मना कर रहे हो। तब हार्वे कहता है कि ट्रेवर ने तुम्हें फंसाया था, जबकि सालों पहले मैंने एक बार टैक्सी में $3000 गिरा दिए थे, लेकिन रे ने मुझे ढूंढकर वो वापस किए और तब से वो मेरे साथ थे। और जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब उसने पहले ये देखा कि हम दोनों सेफ है कि नहीं, और वो हमारी परवाह करता है, जिसमें तुम्हें समझना होगा कि ट्रेवर अब तक तुम पर टिका रहेगा, इसलिए तुम उसे छोड़ दो और अब मुझसे देखो और सीखो। फिर हार्वे जॉय से मिला और हार्वे जॉय के बिजनेस को बचाने के लिए तैयार था, साथ ही वो उसके लिए बायर भी ढूंढ देगा इस बारे में बताने लगा, और उसने जॉय के पोतों के लिए गिफ्ट्स लाए थे। हार्वे ने अपनी बातों से जॉय से फिर से डील करके उस डील को बढ़ा दी, और जब तक कंपनी को वो न बेचे तब तक वो उनके साथ थी, और ये बताकर माइक के साथ हार्वे वहां से निकला। अगले दिन कोर्ट में अमित और रे का केस शुरू हुआ। तब अमित अपनी गरीबी के बारे में बताकर जूरी को इम्प्रेस कर रहा था, और उसकी बातें सुनकर रे भी डर गया था और उसने इस बारे में हार्वे को बताया। तब हार्वे कहता है कि वो सिर्फ बोलता अच्छा है, लेकिन आगे मैं उसे जरूर पछाड़ दूंगा। फिर अमित ने वहां पर माइक को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया। फिर वहां पर अमित ने माइक से कंफर्म करवाया कि उन्हें हादसे वाले दिन पर लेट हो रहा था, और अमित कहता है कि रे को लेट हुआ, इसी वजह से उसने गाड़ी तेज भगाई और मेरी गाड़ी को ठोक दिया। तब अमित की बात वहां पर जज को सही लगी और हार्वे की फिर बारी आई। तब हार्वे ने अमित से मेडेलियन के ऑक्शन का टाइम पूछा, जिसमें वो ऑक्शन 9 बजे शुरू होने वाला था और उनका एक्सीडेंट 8:53 को हुआ था। तब अमित कहता है कि मेडेलियन का ऑक्शन थोड़ा लेट शुरू होता है। तब हार्वे कहता है कि पहला मेडेलियन 9:03 पर बिक चुका था और आप वहां पर पहुंचने में ऑलरेडी लेट हो चुके थे, और आपको पता था कि आप ऑक्शन में नहीं पहुंचोगे और आपको मेडेलियन इसी वजह से नहीं मिलेगा, और इसी वजह से तुमने हमारी गाड़ी को जानबूझकर ठोका, और ये चीज मैं साबित कर दूंगा क्योंकि हमारे पास कैमरा रिपोर्ट्स भी है, और अब सच बता दो कि हमारी गाड़ी ठोकने के वक्त सिग्नल आपने तोड़ा था कि नहीं। तब अमित ने भी मान लिया कि उसने सिग्नल तोड़ा था, और हार्वे ने अमित की मजबूरी को समझी और उसने जज के साथ मिलकर सेटलमेंट करवा लिया, इससे उनमें से किसी का भी नुकसान ना हो। और तब अमित भी मान गया और हार्वे वहां पर केस को जीतकर खुश था। और वहीं पर माइक का फोन फिर से बजा, जिसमें माइक को इस बार पता चला कि ट्रेवर को गुंडों ने पकड़ लिया था, जिसमें गुंडों से ट्रेवर ने $50,000 उधार लिए थे। तब ट्रेवर कहता है कि माइक तुम यहाँ पर मत आना, और उन गुंडों ने ट्रेवर को मारने की धमकी दी। तब माइक काफी परेशान हुआ। फिर हार्वे को इस बारे में माइक ने बताया, साथ ही उसने ट्रेवर को छोड़ने से मना कर दिया क्योंकि माइक को ट्रेवर को कैसे भी बचाना था। कुछ देर बाद हार्वे आकर उन गुंडों से मिला। वहां पर गुंडों ने हार्वे को धमकाया। तब हार्वे कहता है कि मैं ट्रेवर का वकील हूँ। फिर उसने ब्रीफ केस में से गुंडों को उसके ऑफिस में निकाले गए उनके फोटोज दिखाए, और वो कहता है कि मैं पुलिस को बुलवाकर तुम लोगों को पकड़वा सकता हूँ। तब गुंडे कहता है कि तुम हमें धमकी नहीं दे सकते। तब हार्वे कहता है कि मैं तुम्हें धमका सकता हूँ और मैं तुम्हारा वकील भी बन जाऊंगा, जिसमें मैं ट्रेवर के उधारी के $10,000 दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वकील हूँ तो ये मेरी फीस है और ये मैं अपने पास रख लेता हूँ, और अब तुम इसे छोड़ दो और इस एग्रीमेंट को साइन कर दो, वरना माइक बाहर से कुछ ही देर में पुलिस को बुलाकर यहाँ पर भेज देगा। और तब वहां पर गुंडों को उसकी बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद हार्वे और माइक ट्रेवर को लेकर बाहर निकले। तब ट्रेवर कहता है कि माइक मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तब माइक कहता है कि तुम्हें हार्वे ने बचाया है और मैंने तुम पर एक झूठा केस डाल दिया है, इसलिए तुम्हें इस शहर को छोड़कर मोंटाना जाना होगा जिससे तुम सुधर सको। तब ट्रेवर कहता है कि तुमने मुझे सुधारने का ये काफी अच्छा रास्ता ढूंढा है, और फिर वो माइक से मिला और ट्रेवर वहां से निकल गया। वहां से हार्वे ऑफिस में आकर जेसिका से मिला। तब जेसिका ने हार्वे को रेप का केस लड़ने का बिल दिया जो कि उसे ही भरना था। साथ ही जेसिका ये भी समझ गई थी कि हार्वे माइक को उसी की तरह ट्रेन कर रहा है जैसे वो उसे करती थी। तब हार्वे कहता है कि मैं उससे ज्यादा अटैच नहीं हूँ, और तब जेसिका हंसकर वहां से निकली। फिर हार्वे आकर लुइस से मिला और वो कहता है कि तुमने न्यूज में स्टोरी लिखकर दी थी कि मैं अमित के ऊपर जुल्म कर रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे बदनाम करने की कोशिश मत करो। तब लुइस कहता है
कि मैंने उन न्यूज़पेपर वालों को खरीद कर नहीं रखा है, लेकिन वो स्टोरी काफी अच्छी थी जिसमें घमंडी हार्वे स्पेक्टर एक गरीब आदमी को परेशान कर रहा था। तब हार्वे कहता है कि तुम्हें काफी अच्छे वकील हो, इसलिए तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। और तब लुइस उसकी तारीफ सुनकर चौंक गया। वहां से हार्वे आकर माइक से मिला। तब माइक कहता है कि ट्रेवर को बचाने में मदद करने के लिए शुक्रिया। तब हार्वे ने माइक को जॉय का उसकी डिजाइन की गई बनाई गई डॉल दिखाई, जो कि माइक को काफी पसंद आई। और तब हार्वे वहां से रे के साथ अपनी गाड़ी में खुशी खुशी बाहर जाने के लिए निकला। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 2000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 6 की शुरुआत में हार्वे और जेसिका आकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्लाइंट से मिले और उनके लोन को हार्वे ने अप्रूव करवा दिया था। तब वो काफी ज्यादा खुश हुई। फिर हार्वे ने वहां पर उसकी साइन लेना शुरू किया। तब उस लड़की ने बताया कि उसकी कंपनी में से एंथनी नाम के एक आदमी ने काफी सारे पैसों का झोल किया है, वरना उनकी लोन की जरूरत उन्हें नहीं होती। और तब हार्वे ने बताया कि वो एंथनी के बारे में जानने के लिए पार्किंग्स नाम के उन्हीं के कंपनी के एक आदमी से मीटिंग करने वाला है। दूसरी तरफ माइक और रेचल इसी केस में रिसर्च कर रहे थे। तब वहां पर माइक और रेचल के बात करने पर लुइस उन दोनों पर काफी ज्यादा भड़क गया और वो कहता है कि तुम लोग सभी लोगों को ये काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जिसमें हार्वे और लुइस दोनों मिलकर इस केस पर काम कर रहे थे और ये काफी बड़ा केस था। वहां पर हार्वे आकर माइक को उसके एक दूसरे केस के बारे में बताने लगा। तब लुइस कहता है कि हमें पहले पार्किंग से बात करनी चाहिए। तब हार्वे कहता है कि पार्किंग वेट कर सकता है और फिर वो माइक के साथ निकला। जिसमें हार्वे और माइक उनके एक दूसरे क्लाइंट जेरोमी से मिले, जिसमें जेरोमी उसके बिजनेस के बारे में बात करने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे जानना था कि उसकी बेटी लोला कुछ तो गड़बड़ कर रही थी और उसने खुद के फेक आईडीज बनाए थे। तब जेरोमी चाहता था कि इस बारे में हार्वे और माइक पता लगाए। दूसरी तरफ लुइस खुद जाकर हार्वे के बिना पार्किंग और उसके वकील से मिला, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंट्स को संभालते थे और उन्हीं के कंपनी के झोल से उनके वर्कर्स को पैसे नहीं मिलने वाले थे और वो बेघर भी हो सकते थे। इसी वजह से लुइस ने पार्किंस के ऊपर पैसे चुराने के इल्जाम लगाना शुरू किया। तब पार्किंस मना करने लगा और लुइस को कहना था कि पार्किंस ही एंथनी की मदद कर रहा था। तो फिर से पार्किंस मना कर रहा था, लेकिन वहां लुइस के काफी सारे इल्जाम लगाने पर पार्किंस को हार्ट अटैक आ गया। दूसरी तरफ हार्वे ने माइक को लोला के बारे में पता लगाने का काम दिया, क्योंकि एंथनी का केस काफी बड़ा था और उसके लिए जेरोमी का केस भी काफी इंपॉर्टेंट था। तब हार्वे ने देखा कि पार्किंस को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और उसके वकील ने बताया कि ये लुइस के चलते हुआ है। तब हार्वे इस चीज के चलते लुइस के पास आया। तब लुइस कहता है कि वो नाटक कर रहा है। तब हार्वे को मैसेज आया था कि पार्किंस बेगुनाह है। तब हार्वे इस बारे में लुइस को बताकर निकला। कुछ देर बाद जेसिका और हार्वे दोनों लुइस पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि लुइस से गलती हुई थी। तब लुइस कहता है कि उस आदमी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली है। तब जेसिका कहती है कि पार्किंस मर चुका है और अब हमें कैसे भी एंथनी के गुनाह को साबित करना होगा। तब लुइस हाँ बोलकर वहां से निकला, जिसमें वहां पर जेसिका कहती है कि लुइस फाइनेंशियल क्राइम्स को ढूंढने में एक्सपर्ट है। तब हार्वे कहता है कि उसके चलते एक आदमी मरा है और तब जेसिका कहती है कि तुम्हारे साथ काम करना भी उतना ही मुश्किल है, इसलिए तुम कैसे भी उसके साथ काम करना सीख लो। और इसी वजह से हार्वे उसके ऑफिस में आया। तब लुइस से वो मिला और हार्वे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब लुइस कहता है कि हमें साथ में काम करना है, तो हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। तब हार्वे कहता है कि मेरा तुमसे रिश्ता सुधारने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन फिलहाल एंथनी चाहता है कि हम लोग इस केस को डिले करें, जो कि अब हो भी रहा है। तब लुइस कहता है कि हाँ, वो मेरी गलती के चलते हुआ है। तब हार्वे कहता है कि मैं पार्किंस के पूरे रिकॉर्ड्स को चेक करवाता हूँ और अब से इस केस के अंदर सभी चीजें मैं खुद डिसाइड करूंगा और जितना मैं कहूँ तुम्हें उतना ही करना होगा। तब लुइस इसके लिए दुखी हुआ। दूसरी तरफ माइक लोला से एक लैब में मिला और लोला को उसके फेक आईडी के बारे में वो पूछने लगा, जिसमें वो उसी लैब में काम कर रही थी। तब लोला समझ गई कि माइक को उसके डैड ने भेजा होगा और वो उनका वकील है। तब माइक कहता है कि आईडी नकली है तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। तब लोला कहती है कि शायद इस लैब के सर्वे में कुछ तो गड़बड़ हुई होगी और ये चीज मैं साबित कर दूंगी। और तब माइक कहता है कि इन चीजों को छोड़कर तुम्हारे डैड तुम्हारी परवाह करते हैं। और तब लोला कहती है कि अगर वो मेरी परवाह करते तो खुद आते। और तब माइक कहता है कि मैंने तुम्हारे आईडी को चेक किया है, जिसमें तुम अपने डैड के कंपनी में से अपने पावर्स के नाम के जरिए डुप्लीकेट अकाउंट्स में पैसे डलवा रही हो और ये गलत है। तब लोला कहती है कि हम लोग इस लैब में जो भी बना रहे हैं वो लोगों की बीमारियों को ठीक करती है। तब माइक उसकी जानकारी से चौंक गया, क्योंकि लोला ने काफी सारे क्लासिफाइड डेटा को हैक करके जानकारी निकाली थी। और लोला कहती है कि काफी सारे लोग मेरे डैड की कंपनी के एक्सपेरिमेंट के चलते मारे गए थे, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और फिर वो वहां से निकली।
दूसरी तरफ रेचल ने हार्वे को पर्किंस की पूरी जानकारी दी। तब लुइस ने बताया कि एंथनी उसके वकील के साथ यहाँ पर आया है और तब हार्वे आकर उनसे मिला, जिसमें वकील ने बताया कि एंथनी के खिलाफ तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई भी गड़बड़ ही नहीं की है। और फिर उन्होंने पूरी जानकारी दिखाई और सारे झोल का इल्जाम पर्किंस पर डलवा दिया क्योंकि वो मर चुका था। लेकिन वहीं पर लुइस ने उनके अकाउंट्स के फ्रॉड्स को पकड़ लिया था। तब उन लोगों ने इन चीजों को इग्नोर करके $150 मिलियन देकर इस केस को क्लोज करने की ऑफर दी। तब हार्वे कहता है कि तुम्हारा जो फ्रॉड किया गया है वो इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। साथ ही मैंने पर्किंस के सब अकाउंट्स को चेक किया है और उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है और वो बेगुनाह है और मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे फ्रॉड के बारे में पता लगा लूंगा। तब एंथनी कहता है कि फिर तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ या फिर तुम मेरी डील भी ले सकते हो। तब हार्वे ने डील लेने से मना कर दिया। वहां से हार्वे आकर पर्किंस की कंपनी की दूसरी फाउंडर लाना से एंथनी के ऑफर के बारे में बात कर रहा था, जिसमें वो उसके लिए सही नहीं था लेकिन उसका ये जानना जरूरी था। तब लाना कहती है कि वैसे तो इस केस में ज्यादा वक्त जाएगा और हमारा खर्चा भी होगा, लेकिन अंत में 5-6 साल के बाद कोई पैसे भी मिलेंगे तो वो भी हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तब जेसिका कहती है कि लाना हमें ये पता है जिसमें हम लोग तुमसे फीस नहीं लेने वाले हैं। तब लाना कहती है कि शुक्रिया, तो बताओ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तब हार्वे कहता है कि मैं पर्किंस की हर एक डील को गौर से चेक करवाऊंगा जो कि उसने एंथनी के साथ की है। दूसरी तरफ लुइस यही सभी काम उनके रिसर्चर्स के पास करवा रहा था। अगले दिन माइक और लोला आकर जेरोमी से मिले, जिसमें जेरोमी को लोला के पैसों के चुराने के बारे में पता चलने पर वो नाराज हुआ था। तब माइक दोनों को शांत करवाने लगा और जेरोमी कहता है कि मेरे चलते लोग मारे थे, लेकिन फिर मैंने काफी सारे लोगों से माफी मांगी थी और उन्हें पैसे भी दिए थे और उसके बाद हमारी कंपनी ने अच्छे काम भी किए हैं। तब लोला कहती है आपने ये चीजें अपने हिसाब से अच्छी की है, लेकिन मुझे डाउट है कि आपने सच में कुछ ऐसा किया भी होगा और मेरे रिसर्च से मैं पूरी दुनिया को फायदा देना चाहती हूँ। तब जेरोमी कहता है कि तुम जो पैसे चुरा रही हो वो कंपनीज के वर्कर के भी है। तब लोला कहती है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो और फिर वो वहां से निकल गई, जिसमें माइक को दोनों के बीच में डील करवाने का ये प्लान भी फेल हो चुका था। तब जेरोमी कहता है कि माइक अगर मैं लोला के चुराए हुए पैसे खुद के पैसों से भर दूं तो। तब माइक कहता है कि फिर सबको लगेगा कि आपने ही पैसे चुराए थे। तब जेरोमी कहता है कि मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का और मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हार्वे आकर पर्किंस की वाइफ जोए से मिला, जिसमें हार्वे पर्किंस की तारीफ करने लगा और उसने बताया कि वो एंथनी पर लीगल केस करने वाला है, साथ ही उसे जोए की मदद इस केस में चाहिए। तब जोए मान गई, लेकिन वहां पर लुइस आकर जोए से मिला। तब जोए ने वहां पर लुइस को चाटा मारा क्योंकि उसी के चलते उसका पति मरा था। फिर भी वो फ्यूनरल पर भी आया और इस चीज से भड़क कर जोए वहां से निकल गई। तब हार्वे फिर से लुइस पर भड़क गया। दूसरी तरफ माइक को उसके घर पर आकर लोला मिली। तब माइक चौंक गया और वहां पर लोला ने माफी मांगी और फिर वो माइक की तारीफ करने लगी क्योंकि माइक ने उसके पिता और उसे मनाने के लिए दोनों की फेवरेट जगह को चुना था। फिर वहां पर लोला ने माइक की डॉल को देखा और वो कहती है कि ये डॉल तो तुमसे ज्यादा असली वकील लगती है क्योंकि तुम तो नकली वकील हो। और तब माइक ने उसे ऐसा बोलने का कारण पूछा। तब लोला कहती है कि मैंने हार्वर्ड के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को चेक किया जिसमें तुम्हारा नाम नहीं था। और तब माइक कहता है कि उन लोगों ने डेटाबेस में गलती की होगी और वो लोग ठीक कर देंगे। तब लोला कहती है कि मैंने तुम्हारे सोशल सिक्योरिटी नंबर से भी सब चीजें चेक की, यानी कि मुझे सब सच पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेले छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन डाल दूंगी। अगले दिन माइक ने इस बारे में आकर हार्वे को बताया। तब हार्वे कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें डरा रही है और तब माइक कहता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। और तब हार्वे कहता है कि वो हम नहीं हटेंगे क्योंकि उसने पैसे चुराए हैं और वो लड़की सिर्फ तुम्हें डरा रही है, तो तुम्हें उसके और उसके पिता के बीच का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तब माइक मान गया। दूसरी तरफ लुइस पार्किन के असिस्टेंट कैट से मिला और कैट लुइस को जानती थी और लुइस ने कैट को एक डील ऑफर की जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हार्वे और लुइस ने कैट से बात की। वहां पर हार्वे ने कैट से पूछा कि क्या वो कोर्ट में गवाही देगी। तब कैट मान गई और उसने वहां पर हार्वे को सारे सबूत भी दिए। तब हार्वे उसे देखने लगा। दूसरी तरफ माइक ने जेरोमी को बताया कि आपकी बेटी को आपके काम से नहीं बल्कि आपसे प्रॉब्लम है, जिसमें वो आपसे नाराज है और वो यही चाहती है कि आप खुद जाकर उसे मनाएं और मुझे लगता है कि आपको यही करना चाहिए। तब जेरोमी कहता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है और ये सब वो सोचकर कर रही है तो उसे पैसे वापस करने होंगे वरना उसे जेल भी जाना होगा। दूसरी तरफ हार्वे और लुइस आकर एंथनी के वकील से मिले और उन्होंने बताया कि कैट ने उन्हें एंथनी के फ्रॉड के बारे में बता दिया है और वो उनकी साइड है। तब वकील ने वहां पर कैट को बुलाया और कैट कहती है कि लुइस ने मुझे ऑफर दी थी कि वो मुझे जेसिका के पास असिस्टेंट का काम दिलवा देगा, इसलिए मैंने एंथनी के बारे में झूठ बताया था। और तब एंथनी का वकील लुइस पर रिश्वत देने का इल्जाम लगा सकता था, इसी वजह से उन्होंने उनकी डील की ऑफर अब पहले से भी आधी देकर मानने के लिए कही। और तब हार्वेस वहां पर फिर से लुइस पर भड़का।
फिर वो दोनों जेसिका से मिले, जिसमें हार्वे लुइस पर इल्जाम लगा रहा था और वो कहता है कि हमें गवाह असली चाहिए थे, ना कि नकली। और तब जेसिका कहती है कि लुइस ने कोई पैसे नहीं दिए थे तो कुछ नहीं होगा, और वहां पर हार्वे ने बताया कि उसने तुम्हारा नाम यूज किया है और वो उस लड़की को तुम्हारी असिस्टेंट बनाने वाला था। तब जेसिका भी लुइस पर भड़क गई और उसने उनकी डील को मान लिया। तब हार्वे कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ, और तब जेसिका ने हार्वे को एक दिन का वक्त दिया। फिर हार्वे इस केस के ऊपर काम कर रहा था। तब वहां पर माइक आया और वो कहता है कि मैं जेरोमी को नहीं मना पाया, और अगर लोला पकड़ी गई तो वो मुझे फंसा सकती है। तब हार्वे कहता है कि उस लड़की को सिर्फ जेरोमी का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, तो वो कुछ नहीं करेगी, इसलिए तुम मेरी मदद करो। फिर वो डैनी के बारे में बता रहा था, लेकिन वहां पर माइक हार्वर्ड के ऑनलाइन रिकॉर्ड से परेशान था, क्योंकि वो कभी भी फंस सकता था, और वो वहां से निकल गया। फिर माइक डायरेक्ट आकर लोला से मिला। तब लोला कहती है कि तुम दोनों को इस केस को छोड़ देना चाहिए, वरना तुम फंस सकते हो। तब माइक कहता है मुझे एक चीज समझ नहीं रही, जिसमें तुम काफी सारे कंपनी से पैसे चुरा सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी डैड की कंपनी से ही पैसे चुराए, जिसमें आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास काफी सारी और भी जानकारी है। और माइक ने लोला को 40 इलीगल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जिससे गरीब लोगों का नुकसान हो रहा था, और अगर वो सच में अच्छी है तो माइक ने लोला की हैकिंग करके मदद मांगी, और तब लोला मान गई। और ये सब काम असल में डैनी की कंपनी का था, जिसमें लोला ने हार्वे और माइक की मदद करते हुए एंथनी के सभी लीगल इलीगल अकाउंट्स की जानकारी निकाल ली थी। बस अब उन्हें साबित करना था कि वो सारे ट्रांजैक्शन एंथनी के अकाउंट के थे, और इन चीजों को समझने के लिए उन्हें किसी फाइनेंशियल क्राइम वाले लॉयर की मदद चाहिए थी। और इसी वजह से हार्वे आकर लुइस से मिला। तब लुइस ने हार्वे के आने का कारण पूछा, साथ ही उसने केस में जितनी गड़बड़ की थी उन सभी के लिए माफी मांगी। तब हार्वे कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोनों को किसी भी हालत में जीतना पसंद है, और मैंने एंथनी के अकाउंट्स की जानकारी निकाल ली है, और अब कैसे भी हमें उन्हें पार्किंस और डैनी की कंपनी के साथ जोड़ना है, जो कि मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, और अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हारी इज्जत में करूंगा। तब लुइस मान गया। रात होने पर लुइस ने सभी पेपर्स को माइक के साथ चेक करना शुरू किया, जिसमें एंथनी ने आसानी से उन बैंक अकाउंट्स में पता लगा लिया था कि एंथनी ने कैसे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए थे, और उन सभी नंबर्स को उसने डैनी की कंपनी के नंबर्स के साथ अच्छे से जोड़ लिया था, यानी कि वो सेम अकाउंट्स थे। अगले दिन तक पूरा काम खत्म करके हार्वी एंथनी और उसके वकील से मिला, और हार्वी लुइस दोनों ने एंथनी से उसके अकाउंट के फंड के बारे में बताया। तब एंथनी कहता है कि वो सभी पैसे लीगल है, और तब लुइस एंथनी की तारीफ करने लगा। और फिर उसने एंथनी के अकाउंट्स के साथ उसके डिपॉजिट बॉक्सेस के बारे में पूछा, जिसमें एंथनी ने पैसे छुपाए थे, और उन पैसों का कोई रिकॉर्ड्स नहीं था। तब एंथनी के मुंह में आ गए, लेकिन फिर भी वो कहते कि वो हमारे अकाउंट्स नहीं है। तब लुइस और हार्वे ने बताया कि हमारे पास एंथनी के बैंक में जाने के फोटोज भी है, तो हम उसे आसानी से फंसा सकते हैं। और तब एंथनी ने हार्वे की ऑफर पूछी, और हार्वे ने पैसों के साथ साथ एंथनी को उसकी कंपनी से रिजाइन होने की ऑफर दी, और तब उसका वकील मान गया, जिसमें हार्वे ने डैनी को रात तक पूरा पैसा वापस कर देने की डील दी। शाम होने पर जेसिका और डैनी काफी ज्यादा खुश थे, और तब वहां पर उन्हें हार्वी दिखा, और डैनी उसे भी थैंक यू कहने गई, और बाहर ये चीज लुइस ने देखी। तब लुइस आकर हार्वे से मिला, और हार्वे लुइस की तारीफ करने लगा, लेकिन वहां पर लुइस भटक गया था, और वो कहता है कि तुमने मुझे बाहर रख के जेसिका और डैनी से पूरा क्रेडिट ले लिया। तब हार्वे कहता है कि मुझे उन्होंने बाहर देख लिया था, उन्होंने खुद से मुझे बुलाया, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं वैसा ही हूँ। और फिर हार्वे वहां से निकला। दूसरी तरफ माइक अपने काम में लगा था। तब वहां पर उसे आकर लोला मिली, और लोला ने माइक को उसका हार्वर्ड का न्यू सर्टिफिकेट दिया। साथ ही लोला ने माइक का नाम उनके डेटाबेस में हैकिंग करके डाल दिया था, और तब माइक लोला को देखकर खुश हुआ, और फिर उसने लोला की तारीफ की। तब लोला कहती है कि अगर हार्वर्ड में कुछ भी जांच बिठी तो बोल देना कि ये कोई टेक्निकल गलती होगी। तब माइक ने लोला को थैंक्स कहा। तब लोला कहती कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे चलते मेरे डैड के साथ रिश्ता भी अब बात करके सुधरता जा रहा है। और फिर वो वहां से निकली। तब रेचल ने लोला को देखा। तब वो माइक से लोला के बारे में पूछने लगी, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। तब माइक ने वहां पर बहाने बनाए, और इसी के साथ बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।